हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फो प्लेटफॉर्म चैनल, द चैनल ऑफ योर सक्सेस। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज आप सभी का आईबीपीएस पीओ प्री का पेपर चल रहा है। एंड आई होप आज जो मैं इनइक्वालिटी आपको पढ़ाऊंगी वो 100% आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ आईबीपीएस पीओ के लिए ही नहीं है, आगे आपका क्लर्क का भी पेपर लगा हुआ है या जिस भी पेपर में आपके इनइक्वालिटी टॉपिक आता है रीजनिंग का, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 पार्ट्स में ये मैं आपसे क्लियर करूंगी। ये पहला पार्ट है आपका। आई होप ये चीज आपको समझ में आए, और समझ में आए तो प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि और भी आपके फ्रेंड्स जिनका आईबीपीएस पीओ का पेपर नेक्स्ट वीक में है वो इजीली इस टॉपिक को अटेम्प्ट कर सके एग्जाम में, क्योंकि आपको पता है एक एक पॉइंट से सिलेक्शन रुक जाता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आए, आप हेल्प करोगे तो आपकी भी हेल्प होगी। सो प्लीज शेयर करना भी मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी आप करोगे, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू। ओके, चलिए फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं। हम इनइक्वालिटी को समझाते हैं आपको। तो जब हम बात करेंगे इनइक्वालिटी की तो सबसे पहले आपको इसका टाइप पता होना चाहिए। देखिए, क्यों नेसेसरी है आपको इस टॉपिक के बारे में जानना, बिकॉज एग्जाम में आपको डायरेक्टली अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप समझ नहीं पाओगे कि इस पैटर्न में फॉर क्या हो रहा है या इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली है क्या। तो वहां पर इस चीज को हैंडल करना आपके लिए थोड़ा टिपिकल हो सकता है। अगर मैं पहले ही उस बारे में आपको बता दूं कि सपोज ऐसा क्वेश्चन आ सकता है या ऐसा चीजें पूछी जा सकती हैं, तो आई होप उस चीज को आप अच्छे से समझ सकें और वहां पर आप उसके सॉल्व कर सके, आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 टाइप्स की आपकी इनइक्वालिटी है। पहला है सिंपल इनइक्वालिटी, जिसे आप लोग डायरेक्ट इनइक्वालिटी बोलते हैं, यानी यहाँ पर जो रिलेशन होगा वो डायरेक्टली दिया होगा, कोई भी बीच में मीडिएटर नहीं होगा। क्लियर। सेकेंड है कोडेड इनइक्वालिटी। जब हम कोडेड इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो ये एक मीडिएटर का काम करता है, यानी बीच में कुछ ऐसे सिंबल्स दे दिए जाते हैं जो आपको बताते हैं कि इस सिंबल का मीन ये रिलेशन हो सकता है। क्लियर। आपने आई होप देखे भी हो ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट बात करते हैं न्यू पैटर्न की। न्यू पैटर्न में आपके बहुत सी चीजें हो सकती हैं, जैसे आपका कंक्लूजन पहले दे दिया गया हो और स्टेटमेंट बाद में हो, क्योंकि यूजुअली हम देखते आए हैं इस इनइक्वालिटी के जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपका स्टेटमेंट पहले होता है और कंक्लूजन बाद में होते हैं। लेकिन न्यू पैटर्न की बात करें, इसमें आपको कंक्लूजन पहले दे दिया जाता है, यानी निष्कर्ष पहले दे दिया जाता है और स्टेटमेंट बाद में देते हैं। तो फ्रेंड्स, और भी कुछ एडिशनल चीजें इसमें होती है, जब आप इस टॉपिक को देखोगे समझोगे तो आगे वो चीजें भी मैं डिस्कस करूंगी। न्यू पैटर्न में मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगी जो आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल है। यानी एसबीआई आपको पता है कि हमेशा हर साल कुछ नया करता है, कुछ नए टॉपिक्स लेकर आता है या नए क्वेश्चंस लेकर आता है। ये बाद में आपको समझ में आता है जब किसी कोचिंग के थ्रू या किसी के थ्रू आपको वो क्वेश्चन समझ में आते हैं या समझाए जाते हैं। क्लियर। तो वो पैटर्न्स भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कराऊंगी और आई होप ऐसे पैटर्न इन फ्यूचर आपको देखने को भी मिले। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट तो बनता ही है। ओके, चलिए बात करते हैं हम सिंपल इनइक्वालिटी की। देखिए, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे ताकि वो बच्चे भी कनेक्ट हो सकें। आप में से कुछ बहुत एडवांस होंगे जिन्हें पता होगा कि इनइक्वालिटी है क्या, लेकिन मैं उन लोगों के लिए ये सेशन लेकर आई हूँ जो बहुत ही बेसिक चीजों को नहीं समझते। उन्हें ये बेसिक समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि उन्हें भी उस लेवल तक पहुंचाना मेरा का फर्ज है। ठीक है, उन्हें भी उस लेवल तक पहुंचाना मेरा फर्ज है। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही माइन्यूट सी चीजें भी मैं बताती चलूंगी ताकि आपको कहीं भी इनइक्वालिटी में कहीं भी कोई हर्डल्स ना मिले या कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। ओके, तो देखो, 3 मेन सिंबल्स होते हैं इनइक्वालिटी में। क्लियर। 3 सिंबल्स की बात करें, जैसे ग्रेटर, लेस और इक्वल, आप सभी को पता होगा। इस चीज को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि फैमिली में 2 मेंबर या 3 मेंबर हैं, जिसमें से फैमिली में 3 मेंबर हैं, क्योंकि यहाँ 3 सिंबल्स है तो हम बात कर लेते हैं 3 मेंबर्स की। फैमिली में 3 मेंबर्स हैं। एक पर्सन है जो दूसरों से बड़ा है, सेकंड से। सेकंड पर्सन है जो तीसरे के बराबर है, और जो थर्ड पर्सन है वो फर्स्ट वाले से छोटा है। आप इस तरीके से समझ लीजिए कि 3 लोगों को हम ले रहे हैं, ग्रेटर, एक लेस और एक इक्वल। और ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये 3 सिंबल्स होते हैं जो 100% रिलेशंस को देते हैं। ठीक है, यानी ये आपके 100% वाले हैं, यानी ये 100% यानी डेफिनेट आंसर देने वाले सिंबल्स होते हैं। अगर ये सिंबल्स कहीं आपको दिख रहे हैं 2 या 3 मेंबर्स के बीच में, तो आप डेफिनेटली उनके बीच का रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो इनइक्वालिटी के ये आपके 3 मेन सिंबल्स हैं, ध्यान रख लीजिए। ग्रेटर यानी बड़ा,
लेस यानी छोटा और इक्वल का मतलब बराबर। अदर सिंबल्स की अगर हम बात करें तो जो भी अदर सिंबल्स होते हैं वो कॉम्बिनेशंस होते हैं किसके, मेन थ्री सिंबल्स के, यानी जो पहले मैंने तीन सिंबल्स आपको बताए उन थ्री सिंबल्स का कॉम्बिनेशन होते हैं ये जो अदर सिंबल्स हैं, यानी ग्रेटर इक्वल एंड लेस इक्वल। ग्रेटर इक्वल यानी बड़ा और बराबर, लेस इक्वल यानी छोटा और बराबर। अब देखिए जो थ्री सिंबल्स होते हैं वो तो 100% आपको श्योर करा देंगे कि हाँ ये पर्सन उससे बड़ा है, हाँ ये पर्सन उससे छोटा है, हाँ ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। लेकिन जब हम अदर सिंबल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे एक स्लाइटली कंफ्यूजन रहता है। मतलब क्या कंफ्यूजन होता है कि अगर हमने दो मेंबर्स के बीच में ग्रेटर इक्वल का साइन यूज किया है तो आप यहाँ डेफिनेट किसी एक रिलेशन के बारे में श्योरिटी नहीं दे सकते। यानी आप नहीं कह सकते हो कि ये पर्सन डेफिनेटली उस पर्सन से बड़ा है, या आप नहीं कह सकते हो डेफिनेटली ये पर्सन एक दूसरे के बराबर है। फाइन, समझिएगा मेरे पॉइंट को। फर्स्ट थ्री सिंबल्स जो होते हैं वो डेफिनेट होते हैं, यानी वो आपको एक डेफिनेट रिलेशन दे सकते हैं। बट जब हम इन कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे यानी अदर सिंबल्स की बात करेंगे तो उससे आप कभी भी डेफिनेट रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्लियर। ऐसे अगर हम लेस इक्वल की बात करें, यानी फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर सेकंड वाले की बात करें जो ये मैंने बता रखा है आपका लेस और इक्वल, तो यहाँ पर भी दो चीजें क्लियर होती हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, एक पर लेस और एक दूसरा इक्वल। क्लियर, यानी आप नहीं श्योर हो यहाँ पर कि पर्सन छोटा है या बराबर है, लेकिन हाँ ये आपको डेफिनेट पता है कि वो बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन जो भी रिलेशन बनेगा वो इन दोनों सिंबल्स के बीच में बनेगा। सेम अगर हम इसकी बात करें ग्रेटर इक्वल की, तो आप कंफर्म हो यहाँ पर कि ये पर्सन या तो बड़ा हो सकता है या फिर बराबर, लेकिन छोटा नहीं हो सकता। क्लियर। आई होप ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई हूँ। देखिए सिंबल्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिंबल्स को क्लियरली समझ जाते हो तो आगे जो भी चीजें होंगी वो बहुत स्मूथली निकल जाएंगी। ठीक है, बहुत स्मूथली आप उस चीज को हैंडल कर पाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ नेगेटिव सिंबल्स की। नेगेटिव इंफॉर्मेशन यानी कुछ ऐसे सिंबल्स दिए होते हैं जो नेगेटिव इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। जैसे कि बहुत बार आपने देखा होगा नॉट इक्वल का साइन, यानी बराबर नहीं। ठीक है, नॉट ग्रेटर इक्वल, नॉट लेस इक्वल। ठीक है, यानी बड़ा बराबर नहीं है या छोटा बराबर नहीं है। अगर हम बात नॉट इक्वल की करते हैं फ्रेंड्स, किसकी, नॉट इक्वल की, ध्यान रखिएगा जब हम नॉट इक्वल की बात करते हैं तो यहाँ पर ये श्योरिटी तो देता है ये सिंबल कि जो दो पर्सन होंगे वो बराबर तो नहीं हो सकते, यानी सेम हाइट के तो नहीं हो सकते, बिल्कुल ना एज इक्वल हो सकती है ना ही हाइट इक्वल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हाइट में उनको काउंट कर रहे हो तो उनकी हाइट बराबर नहीं हो सकती, एज के बिहाफ पर देख रहे हो तो उनकी एज बराबर नहीं हो सकती। यानी आप यहाँ पर ये दो कंडीशन निकल कर आती है कि या तो पर्सन बड़ा होगा या तो फिर वो क्या होगा, छोटा। यानी एज में या तो बड़ा हो सकता है या एज में छोटा हो सकता है, या तो हाइट में बड़ा हो सकता है या तो हाइट में छोटा हो सकता है, या तो वो अगर हम सैलरी के बाद में बात करें तो या तो वो ज्यादा सैलरी कमाता होगा या तो कम कमाता होगा। क्लियर है चीज। यानी नॉट इक्वल या किसी भी चीज से हम कंपैरिजन कर लें, इक्वल, अगर हम किसी भी चीज की बात कर लें यानी किसी भी चीज से कंपेयर कर लें तो इक्वालिटी की बात नहीं होगी बट ग्रेटर और लेस की बात हो। यहाँ चीज क्लियर है। सेकेंड निगेटिव इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें, नॉट ग्रेटर एंड नॉट इक्वल, तो यहाँ पर आपको पता है तीन ही सिंबल होते हैं फ्रेंड्स, ग्रेटर लेस और इक्वल। जो भी खेल होगा यहाँ पर याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो भी गेम होगा वो सिर्फ इन्हीं तीन सिंबल से है, बाकी किसी चीज से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो अगर हम नॉट इक्वल भी कह रहे हैं और नॉट ग्रेटर कह रहे हैं तो यहाँ पर एक ही चीज बनती है, लेस की। यानी 100% हमें पता चल गया वहां पर रिलेशन लेस का ही होगा। वो इनकम कम कमाता होगा, वो हाइट से छोटा होगा, उसका वेट कम होगा। ठीक है, समझ रहे हो ये चीजें, उनका वेट कम होगा। ठीक है, यहाँ पर अब जो भी कंपैरिजन होगा वो आपको डेफिनेट पता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से हर चीज में कम है। क्लियर। नेक्स्ट की बात करते हैं जहां पे नॉट लेस और नॉट इक्वल दिया है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि जब वो छोटा नहीं है वो बराबर नहीं है तो एक ही सिंबल बचा, दैट इज ग्रेटर। क्लियर। तो यानी वो इनकम भी ज्यादा कमाता होगा, वो हाइट में भी बड़ा होगा, वो वेट में भी बड़ा होगा। यानी यहाँ पर जो भी रिलेशन बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी रिलेशन बनेगा उसमें आप ये चीज श्योरिटी बनेगा तो यहाँ पर आप ये श्योरिटी जरूर दे देंगे कि वो हर चीज में क्या है, वो ग्रेटर है, चाहे वो इनकम की बात हो चाहे वो किसी चीज की बात हो। आई होप ये चीज आपको क्लियरली समझ में आ गया हो।
आई होप ये चीज आपको क्लियरली समझ में आ गई। देखिए सिंबल्स जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी गेम है, मैं आपको ये लाइन दोहरा रही हूँ कि आगे इनइक्वालिटी में जो भी गेम है वो सिर्फ सिंबल्स का है। अगर आप सिंबल्स को समझ ले रहे हो तो आप इनइक्वालिटी चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, ठीक है, बिना कॉपी पे ड्रॉ किए हुए। क्लियर ये चीज? फिर से एक बार समझ लीजिए, मेन सिंबल्स आपके क्या है? ग्रेटर, लेस और इक्वल। और ये तीन सिंबल जो है वो हमेशा 100% रिलेशन देते हैं, ठीक है। यानी ग्रेटर भी 100% रिलेशन देगा, कोई डाउटफुल कंडीशन नहीं। लेस भी आपका 100% रिलेशन देगा, कोई डाउटफुल कंडीशन नहीं। इक्वल भी आपका 100% रिलेशन देगा, कोई डाउट कंडीशन नहीं। जब हम अदर सिंबल्स की बात करते हैं जो कि मेन सिंबल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, यानी ग्रेटर, इक्वल, तो ये डाउटफुल है, क्योंकि यहाँ पे दो सिंबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और दो सिंबल्स इन्वॉल्व होने का मतलब है कि आप रिलेशन डेफिनेटली नहीं बता पाओगे। क्लियर? ऐसी लेस इक्वल की बात करें तो यहाँ पर भी दो सिंबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और आप यहाँ पर भी एक श्योर रिलेशन के बारे में नहीं डिफाइन कर पाओगे। क्लियर? नेगेटिव इंफॉर्मेशन की बात कर ले तो नेगेटिव इंफॉर्मेशन में मैंने आपको बताया, अगर किसी चीज को नेगेटिव कह रहा है तो उसके दो पॉजिटिव बच रहे हैं, दो चीजों को नेगेटिव कह रहा है तो एक पॉजिटिव बच रहा है। क्लियर ये चीज? अगर एक को नेगेटिव, जैसे मैंने आपसे सपोज यहाँ पर कुछ सिंबल्स नहीं रिटेन किए हैं तो वो मैं आपको बता दूं। जैसे सपोज मैंने कह दिया नॉट ग्रेटर। क्लियर? तो दो आपके मेन सिंबल्स में से दो सिंबल्स कौन से बचे? लेस का बचा और इक्वल का बचा। क्लियर? तो आप यहाँ पर भी डाउटफुल कंडीशन में है। एक तो श्योर हो गए कि वो बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ यहाँ पर दो चीजें आपको बतानी है कि वो या तो छोटा हो सकता है या फिर बराबर होगा। क्लियर ये चीज? नेक्स्ट हमने कह दिया नॉट लेस, तो इसका मतलब आप यहाँ पर कंफर्म हो गए कि हाँ भाई वो या तो बड़ा होगा या फिर क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर? तो यहाँ पर भी दो डाउटफुल कंडीशंस बन रही हैं। क्लियर है ये चीज? तो सिंबल्स को आई होप आप सिंबल समझ गए होंगे और आई होप ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं, आपको हम बताते हैं कि इन सिंबल्स का यूज कैसे है और किस तरीके से हम डेफिनेट रिलेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंबल समझ गए हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप यस यस कर दो। अगर आप सिंबल समझ गए हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में यस यस करके हमें इन्फॉर्म कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट सेशन में मैं उस चीजों को इम्प्रूव कर सकूं, कि नेक्स्ट सेशन में मैं और भी चीजें इम्प्रूव कर सकूं अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आई है। बट आई होप, क्रॉस फिंगर है, आई होप कि आपको ये चीजें क्लियरली समझ में आई हो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे डेफिनेट रिलेशन की। क्लियर? अब देखिए मैंने बताया डेफिनेट रिलेशन कब निकलेगा, वही मेन तीन थ्री सिंबल्स की बात हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, मेन सिंबल्स की हम बात करेंगे यहाँ पर, जो हमारा डेफिनेट रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, यानी ग्रेटर, इक्वल और लेस। अब देखो ये सिंबल्स यूज कैसे होते हैं, आपको अगर इनका यूज भी समझ में आ गया ना कि वो किस तरीके से यूज हो रहे हैं, तो आप डेफिनेट आंसर फाइंड आउट कर लोगे। ठीक? अब देखो पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए मैंने ये चीजें क्यों इतना क्लियर और ऐसा ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं बनाया है, ताकि आपको ये चीजें क्लियरली समझ में आए। ठीक है, अगर क्लियरली समझ में आ जाती है तो नेक्स्ट पार्ट जो बनेगा वो आपका थोड़ा अट्रैक्टिव होगा, थर्ड पार्ट जो होगा वो भी थोड़ा अट्रैक्टिव होगा। लेकिन फर्स्ट जो है वो बिल्कुल बेसिक है, इसलिए वो चीजें बहुत ही क्लियरली मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखी है। पहले पॉइंट पे दिया है व्हेन ऑल द सिंबल्स आर इन अ सेम डायरेक्शन। देखिए आपको हम बता दें कि जब भी हमारे सिंबल्स यूज होंगे इनइक्वालिटी में, तो या तो वो लेफ्ट की तरफ जा रहे होंगे या तो राइट की तरफ जा रहे होंगे। क्लियर? तो अगर सारे सिंबल्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर हम ईस्ट वेस्ट की बात करें, तो अगर सारे डायरेक्शन वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, यानी कोई भी रिलेशन दिया है और एक ही सिंबल यूज हुआ है या दो सिंबल यूज हुए हैं और सारे आपके एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली वहां पर आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, जैसा कि पहले सिंबल्स में दिया हुआ है। ठीक है, अब सपोज मैंने यहाँ पर ए लिख दिया, ग्रेटर लगा दिया, देन बी लिख दिया, फिर ग्रेटर लगा दिया, सी लिख दिया, फिर ग्रेटर लगा दिया एंड डी लिख दिया। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ दिख रहा है कि सारे सिंबल्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है और सी डी से बड़ा है, या आप सपोज कर लो ए जो है वो बी से ज्यादा कमाता है, बी सी से ज्यादा कमाता है और सी डी से ज्यादा कमाता है, तो ऑब्वियस सी बात है ए सी से भी ज्यादा कमाएगा, ए जो है आपका वो डी से भी ज्यादा कमाएगा। क्लियरली? बी जो है आपका सी से ज्यादा कमाएगा, बी आपका डी से भी ज्यादा कमाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? सी आपका डी से ज्यादा कमा ही रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कह दूं कि कंक्लूजन में लिखा हुआ है ए इज ग्रेटर देन सी, तो आप क्या कहोगे? 100% ट्रू।
देखिए मैंने आपसे बोला अगर आपके मेन सिंबल यूज हो रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में यूज हो रहे हैं तो आप डेफिनेटली वो आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। सेम ऐसी मैं अगर आपसे बोलूं क्या फ्रेंड्स ए जो है वो ग्रेटर देन डी है तो आप कहोगे यस डेफिनेटली ऐसा है। ऐसी मैंने आपसे कह दिया बी क्या डेफिनेटली ग्रेटर है डी से तो आप ये भी कहोगे 100% ट्रू है। ठीक है, तो जो रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है उससे आप वो आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर कुछ भी पूछा जाएगा तो या तो वो रॉन्ग होगा या फिर वो कांट से की कंडीशन में जाएगा। ठीक है, या तो फिर वो रॉन्ग होगा या फिर वो कांट से की कंडीशन में जाएगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि हम डेफिनेट की बात कर रहे हैं तो जो नेक्स्ट आपसे कुछ भी पूछा जाएगा वो 100% क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि ए क्या लेस है डी से तो आप कह दोगे नहीं, बिकॉज वो बी से ज्यादा है, वो सी से ज्यादा है, तो वो डी से भी क्या होगा, ज्यादा अर्न करेगा। क्लियर। मैं कह दूं क्या बी बराबर है आपका डी के तो आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको डेफिनेट पता है कि बी सी से बड़ा है और सी डी से पता है, तो डेफिनेट बात है कि बी डी से भी बड़ा होगा, तो बराबर की तो बात ही नहीं होती। क्लियर है। तो आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो ये चीज क्लियर समझ में आ गई कि मैंने क्या क्या बताया कि आपका 100% वाला साइन यूज होगा और सारे कहाँ होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे। क्लियर। एक ही डायरेक्शन में होंगे तो आप 100% रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो, कोई भी वहां पर हडल्स या प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। क्लियर। अब यहाँ पर हम क्या बात करेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट में भी। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में भी यही चीज दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में भी देखो यही चीज दी गई है, यहाँ पर ध्यान रखना नेक्स्ट पॉइंट में भी सेम चीज दी गई हुई है। यहाँ पर भी आपका लेस का साइन यूज हुआ है और जो लेस का साइन यूज है वो भी सब कहाँ है, एक ही डायरेक्शन में है। यानी सारे के सारे कहाँ है, ईस्ट की तरफ है, टूवर्ड्स ईस्ट। तो ईस्ट की तरफ है तो डेफिनेटली यहाँ पर भी आप 100% आंसर निकाल सकते हो, कहाँ, इसी डायरेक्शन में। क्लियर, आंसर निकाल सकते हो। लेकिन अगर इसका अपोजिट पूछा जाएगा तो आप आंसर कहोगे 100% फॉल्स है। जैसे सपोज मैंने कह दिया ए जो है वो लेस है बी के, बी भी लेस है सी के और सी भी लेस है किसके, डी के, तो 100% ए सी के भी लेस होगा, ए जो है वो डी के भी लेस होगा। क्लियर। ऐसी बी अगर सी से लेस है तो डेफिनेटली किससे लेस होगा, डी से भी लेस होगा। तो अगर कंक्लूजन में आपसे पूछा जाता है ए इज लेस देन डी तो आप क्या कहोगे, 100% ट्रू। अगर मैंने कहा ए इज लेस देन सी तब भी आप कहेंगे 100% ट्रू। ऐसी सेम हमने आपसे कहा बी इज लेस देन डी तब भी आप यही बोलोगे मैम 100% ट्रू। क्लियर ये चीज। लेकिन अब देखो यहाँ पर ना इक्वल का साइन है ना यहाँ पर आपका ग्रेटर का साइन है। तो अगर मैं आपसे कह दूं क्या ए ग्रेटर है सी से तो आप तो कहोगे नहीं मैम ये तो 100% रॉन्ग है। अगर मैंने कह दिया नहीं ए बराबर है क्या डी के तब भी आप कहोगे नो 100% ये रॉन्ग है मैम, बिकॉज यहाँ पे जो साइन यूज हुए हैं वो 100% वाले हैं। तो जब 100% वाले हैं तो हम किसी और चीज के बारे में श्योर क्यों हो जाएंगे, क्योंकि हमें क्लियरली पता है कि हम ग्रेटर की बात कर रहे हैं, हमें श्योरली पता है कि हम लेस की बात कर रहे हैं। क्लियर है। तो ये दो पॉइंट आई होप आपको क्लियरली समझ में आया। क्लियर। देखो बहुत बेसिक चीजें मैं बता रही हूँ, इसलिए बेसिक चीजें बता रही हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इनइक्वालिटी सॉल्व करने में। ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम इतना बेसिक बता रहे हो, इतना बेसिक बताने से तो टाइम जा रहा है, बहुत टाइम जा रहा है। तो कोई बात नहीं, टाइम अभी जा रहा है, बट जब आपको ये चीजें क्लियरली समझ में आ जाएंगी तो शायद आप ये लाइन नहीं कहोगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम इक्वल की। अब देखो ये सिंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। जब हम किसी भी चीज के बारे में इक्वल की बात करते हैं, यानी हमने दो पर्सन्स को लिया और उनके बीच में इक्वल का साइन लगा दिया। ध्यान से सुनिएगा, दो पर्सन्स लिए मैंने इक्वल के साइन लगा दिया। अब मैं यहाँ पे कंपैरिजन कर रही हूँ किसी भी चीज से। जैसे मैंने कह दिया सपोज ए जो है वो बी के बराबर कमाता है इनकम, ए की हाइट जो है वो बी के बराबर है। ठीक है। ई जो है वो एज में बी के बराबर है। क्लियर। ई जो है वो बी के बराबर खाता है। मैं किसी भी चीज का कंपैरिजन अगर इक्वल के साथ कर रही हूँ तो दैट मीन्स मैं बी के प्लेस पे ए भी लिख सकती हूँ और ए के प्लेस पे बी भी लिख सकती हूँ। क्लियर। देखो बहुत बेसिक चीजें बता रही हूँ मैं, आई होप ये चीजें आपको क्लियरली समझ में आ रही हूँ। तो दोनों बराबर है तो कहीं भी मैं इन दोनों के प्लेस को इंटरचेंज करूं कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अगर ए का किसी से कंपैरिजन हो रहा है तो बी भी उसी कंपैरिजन में बराबर का हिस्सेदार है। क्लियर। यानी मैंने अगर कह दिया आपसे आगे एक साइन लगाकर कि ए जो है वो बड़ा है डी से। क्लियर। तो भाई जब ए डी से बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों बराबर है ए और बी।
तो हम ये भी कह सकते हैं कि बी भी बड़ा होगा किससे, डी से। क्लियर? अगर मैंने कह दिया सपोज बी की इनकम जो है वो ए के बराबर है, लेकिन ए की इनकम है वो सी से कम है। क्लियर? तो डेफिनेट सी बात है कि बी की भी इनकम किससे कम हो जाएगी, सी से। क्लियर? तो ध्यान रखो ये इक्वल का साइन ऐसा होता है जो आपस में प्लेस को इंटरचेंज कर सकता है, स्मूथली कर सकता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ए की किसी चीज से भी कंपैरिजन हो रहा है, यानी किसी अदर पर्सन से कंपैरिजन हो रहा है, तो वो कंपैरिजन बी के लिए भी होगा। ठीक है? यानी बी का अगर किसी और से कंपैरिजन हो रहा है, किसी थर्ड पर्सन से कंपैरिजन हो रहा है किसी भी चीज में, तो वो किसके बराबर भी होगा, ए के बराबर होगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई हो। ठीक है? समझ में आ गई है? तो प्लीज देखिए, जो भी चीजें अगर समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यस मैम, आपका ये बताया हुआ चीजें मुझे बहुत क्लियर हो गया है। ठीक है? अगर क्लियर हो गया होगा तभी मैं आगे के वीडियोस बनाऊंगी आप लोगों के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब देखो, पहले इस चीज को मैं और क्लियर कर दूं, आई होप मुझे और क्लियर करना चाहिए यहाँ पर। तो जब मैं बात करूं इक्वल की, देखो मैंने लिख दिया a इक्वल्स टू बी, ठीक है, b इक्वल्स टू सी एंड c इक्वल्स टू डी। क्लियर? अब देखो, जब सब इक्वल है तो चाहे मैं a को c के प्लेस पे लिखूं, चाहे b को मैं d के प्लेस पे लिखूं, c को मैं b के प्लेस पे लिखूं, यानी मैं किसी का भी प्लेस किसी से भी रिप्लेस कर सकती हूँ। को मतलब किसी से भी का मतलब इन चारों को एक दूसरे से इंटरचेंज कर सकती हूँ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। क्लियर? और इन चारों का किसी भी फिफ्थ पर्सन से कंपैरिजन होगा तो इन चारों के लिए इक्वल होगा। क्लियर? क्लियर है ये चीज? अब देखो, इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम यूज कर लें यहाँ पर, अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं इन तीनों का, अभी तो मैंने सिंगल सिंगल बता दिया कि ये यूजेस है, इस तरीके से समझना है, लेकिन अगर इसी चीज को मैं मतलब इन सब चीजों को एक साथ यूज करूं तो आप आंसर कैसे निकालोगे? ठीक है, ये भी आना चाहिए। तो चलो यहाँ पर देखते हैं एक ऐसा इक्वेशन बनाकर जो आपको इन तीनों सिंबल्स के यूज से आपके आंसर्स को फाइंड आउट करे। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने ले लिया ए, जहां पे लगा लिया इक्वल बी। ठीक है? फिर मैंने यहाँ पे इक्वल सी लगा लिया, सॉरी, ए ग्रेटर देन बी, बी इक्वल्स टू सी, और यहाँ पे सी को लेस कर दिया मैंने किससे, डी से। क्लियर? इन तीनों सिंबल का यूज कर लिया। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये तो 100% रिलेशन बता रहा है। ठीक है? ये इक्वल है तो ये भी 100% है, और ये लेस है तो ये भी 100% है। लेकिन अब मैंने आपसे बोला कि 100% रिलेशन वहां पे फाइंड होता है जहां पे सिंबल एक ही डायरेक्शन में होते हैं। क्लियर? एक ही डायरेक्शन में होते हैं, ध्यान रखिएगा, वहां पे आप 100% आंसर निकाल सकते हो। लेकिन अगर एक ही डायरेक्शन में नहीं है, दो अपोजिट डायरेक्शंस आ गए हैं, या बीच में कोई हर्डल्स आ गया है, यानी अपोजिट आ गए हैं, तो वो हर्डल्स ही है, और अगर अपोजिट आ गया है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये लिख लीजिए आप कहीं भी। तो अगर यहाँ पर हम बात करें ग्रेटर की, ठीक है, यहाँ पे हम बात करें इक्वल की, यहाँ बात करें लेस की। अब ग्रेट, मैंने जब आपको बताया इक्वल का क्या मतलब है कि हम दोनों को एक दूसरे के प्लेस पे लिख सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर हम दो चीजें बता सकते हैं, मतलब यहाँ तो हमारा दो रिलेशन निकल के आ सकता है। कैसे? इस सिंबल को हम कह सकते हैं ए जो है वो बड़ा है बी से, और बी भी छोटा होगा। क्यों? किससे? बी से। क्यों छोटा होगा? क्योंकि मैंने आपसे कहा बी और सी क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो चाहे मैं सी के प्लेस पे बी लिखूं, चाहे बी के प्लेस पे सी लिखूं, बात एक ही है, और वो डेफिनेटली छोटा किससे होगा, डी से होगा। क्लियर? यहाँ पर हम एक और चीज लिख सकते हैं, ए लेस सी, सॉरी, ए ग्रेटर सी और लेस डी। अब ये भी आपका वही सिंबल चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि बी सी के बराबर है, सी बी के बराबर है, तो दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? अब क्या आपको यहाँ पर सेम डायरेक्शन में सिंबल्स दिखाई दे रहे? दोनों इक्वेशन में देखिए, ये पहली इक्वेशन मैंने क्रिएट करी और ये दूसरी इक्वेशन क्रिएट करी। क्या इन दोनों में सेम डायरेक्शन में आपके सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं? नहीं। हाँ, अब नहीं दिख रहे हैं तो क्या हम ए और डी का रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं? दोनों इक्वेशन में ध्यान रखना, दोनों इक्वेशन में क्या हम ए डी का रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं? नो, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ए और डी जो है वो दोनों, उनके बीच में जो साइन है वो अपोजिट है, तो हम रिलेशन तो फाइंड आउट कर नहीं सकते। अब लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि हम यहाँ पर रिलेशन निकाले क्या? जब कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा है तो हम कोई रिलेशन तो निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इनइक्वालिटी जो है वो सिर्फ 3 सिंबल्स पे बेस्ड है, या तो बड़ा, या तो छोटा, या तो बराबर, इसके अलावा कोई भी रिलेशन नहीं होगा। ठीक है? तो हम ए और डी पे तो ये कहेंगे भाई 2 पर्सन है, अगर उस वॉल के पीछे खड़े हुए हैं, सपोज करो, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ,
कि 2 पर्सन है उस वॉल के पीछे हैं। अब मुझे उन पर्सन के बारे में पता नहीं, जैसे यहाँ पे मुझे ए और डी के रिलेशन के बारे में नहीं पता, तो मैं क्या कहूँगी, भाई वॉल के पीछे जो पर्सन खड़े हुए हैं, हाइट में अगर मैं उनका कंपैरिजन करूँ, तो वो हाइट में या तो बराबर होंगे, या तो छोटे होंगे, या तो बड़े होंगे। यानी इन तीनों में कोई आइदर का केस होगा। एक इन तीनों में कोई एक केस तो सही होगा। अब वो केस क्या है वो मुझे नहीं पता। तो सेम यहीं पर इसी चीज को हम कंपेयर कर सकते हैं कि ए को अगर हमने एक कंक्लूजन में लिख दिया ग्रेटर डी, तो आप कहोगे मे भी हो सकता है, मतलब श्योरिटी आप नहीं दे रहे हो, लेकिन आप कह सकते हो सकता है। मैंने कह दिया ए लेस है डी से, तब भी आप यही कहोगे कि श्योरिटी नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है। और मैंने आपसे कहा कि हो सकता है बराबर की बात, तब भी आप ये कहोगे कि मैं श्योर नहीं हूं, हाँ ये हो सकता है। तो अगर ये तीन सिंबल आपके कंक्लूजन में दिख जाते हैं एक साथ, तो आप यहाँ पे आइदर का केस लगा दोगे कि हाँ आइदर इनमें से कोई भी कंडीशन हो सकती है। लेकिन अगर 100% दिया है कि नहीं ये चीज ऐसे दी गई है, तो आप इसको कहोगे नो, नहीं, गलत है। यानी अगर हम दो कंक्लूजन लिख रहे हैं यहाँ पर, पहला मैंने लिख दिया ए इज ग्रेटर देन डी, और दूसरा मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया ए इज लेस देन डी। तो भाई आप यहाँ पर दो सिंबल की श्योरिटी कैसे दे सकते हो? अभी तीसरा सिंबल यहाँ है नहीं, वो सिंबल क्या है? इक्वल का। और जब तक ये सिंबल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो रहा है, इन दोनों कंक्लूजन में प्रेजेंट नहीं है, तो आप कोई भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी डेफिनेटली नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर आप ये भी कहोगे गलत है, और आप यहाँ पर इसको भी कहोगे गलत है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखो समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करो। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज बताओ ये चीजें कि हाँ ये मैम मुझे क्लियर है। और अगर ये चीजें क्लियर है तो फिर मैं आगे भी के सेशन में भी इसी तरीके से आप लोगों के लिए बेसिक चीजें पहले लाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है बेसिक क्लियर होगा तभी आप एडवांस या मॉडरेट चीजों पे जा सकोगे। ठीक है। तो मैंने इक्वेशन क्या लिखी थी? ए ग्रेटर बी इक्वल सी लेस डी। ठीक है। अब देखो ए डी में तो हम श्योरिटी नहीं बता पा रहे, फिर एक अगर हमने कंक्लूजन लिखा ए इज ग्रेटर देन डी, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया ए जो है वो लेस इक्वल डी है, ये पहला कंक्लूजन हो गया आपका, और ये सेकंड कंक्लूजन हो गया आपका। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैंने भी बोला ना ए और डी के बीच में अपोजिट साइन है, तो आप रिलेशन तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन आपको पता है कि इनइक्वालिटी में सिर्फ 3 सिंबल्स का यूज है, और इन्हीं 3 सिंबल से हम आंसर जज करते हैं। तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पर ए आपका डी से बड़ा है, क्लियर, यानी पर्सन आपके सेम है। यहाँ ए किससे बड़ा है? आपका डी से। यहाँ पर ए जो है वो डी से छोटा है, यानी दूसरा पॉइंट भी मिल गया आपको। और यहाँ पर एक चीज और बता रखी है कि ए जो है वो इक्वल किसके है? डी के। तो यहाँ पर ये जो दो पर्सन ए और डी हैं, जो अननोन पर्सन थे आपके लिए, उनके लिए तीनों पॉइंट्स यहाँ पर दिखा दिए गए। एक बार ए को बड़ा बता दिया गया, एक बार छोटा बता दिया गया, और एक बार बराबर बता दिया गया। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप कहोगे कि आइदर लगा दोगे कि हाँ इनमें से कोई एक रिलेशन क्या हो सकता है? सही हो सकता है। क्लियर? तो ये कंडीशन बनती है आइदर की, कि कब आप आइदर क्रिएट करोगे, कब आपका आइदर की कंडीशन फॉलो होगी। क्लियर? अब क्लियर है ना ये चीज? चलिए अब एक 100% वाली बात कर लें। भाई 100% भी तो होना चाहिए ना। तो 100% वाला केस यहाँ पे क्या होगा? अब भाई अब यहाँ पर देखो, अगर हम सिर्फ इतनी इक्वेशन को लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट इतनी इक्वेशन को लेते हैं हम, जहां से साइन अपोजिट हो रहा है उस पार्ट को हटा दीजिए। अगर हम सिर्फ इतनी इक्वेशन को ले रहे हैं, क्लियर, तो यहाँ पर डायरेक्शन, भाई इसका मतलब तो मैंने कह दिया इक्वल है, बी के प्लेस पे सी लिखे या सी के प्लेस पे बी लिखे, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम आपसे कह रहे हैं क्या ए जो है वो बी से बड़ा है, तो आप कहोगे 100%। मैंने कहा ए क्या आपका सी से बड़ा है, तो अभी आप क्या कहोगे? 100%। क्लियर है ये चीज? क्योंकि बी और सी को हम एक दूसरे के प्लेस पे लिख सकते हैं, तो पहला भी सही हो गया और आपका दूसरा भी सही हो गया। तो आप यहाँ पे कहोगे कि बोथ कंक्लूजन आर ट्रू। ठीक है। नेक्स्ट यही चीज हम बात करते हैं अगर हम इतने इक्वेशन की बात करें, भाई क्योंकि यहाँ पर एक डायरेक्शन में है। अगर हमने कह दिया जो डी है वो आपका बड़ा किससे है? सी से, तो बात बिल्कुल सही है। और डी को अगर हम आपसे कह दें कि डी जो है वो बड़ा है आपका बी से, तो भी आप क्या कहोगे? ये दोनों पॉइंट क्या है आपके? सही है। भाई डी बड़ा भी हो सकता है सी से, और डी बी से भी बड़ा हो सकता है। क्यों? क्योंकि बी और सी आपके क्या इक्वल है। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि डी क्या इक्वल है बी के, तो आप कहोगे नो, दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि बीच में ये साइन है। ठीक है, ये याद रखिएगा लेस का, तो हम इक्वालिटी की बात यहाँ पर नहीं कर सकते।
सकते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई हो, ये पॉइंट। ठीक है, तो जहां पर भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मे बी इसे चीजें मैं आपकी आगे और क्लियर कर सकूं, क्योंकि जब मैं आपको इसका सेकंड पार्ट बताऊंगी तो बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, इस 3 सिंबल का पता चला। ठीक है, ये 3 सिंबल जहां भी यूज होंगे, अगर एक डायरेक्शन में यूज हो रहे हैं, फिर से समझ लीजिएगा, अगर एक डायरेक्शन में यूज हो रहे हैं तो डेफिनेटली आंसर निकलेगा। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में यूज हो रहे हैं, यानी एक दूसरे के बीच में अपोजिट साइन है, तो आंसर डेफिनेट फाइंड आउट नहीं होगा। इक्वल का मतलब कुछ नहीं होता, इक्वल का मतलब है कि जो भी कंपैरिजन, जिन दो पर्सन के बीच में कंपैरिजन इक्वालिटी का साइन है, उनके बीच जो भी कंपैरिजन होगा किसी थर्ड चीज से, तो वो दोनों के लिए बराबर होगा। क्लियर। अब जब बात हम करेंगे इस डबल साइन की, अब देखो ये डबल साइन भी आपका 100% रिलेशन देंगे, लेकिन वो दो रिलेशन के साथ 100% वाली बात करेंगे। यानी अगर हम जब इस साइन को बात करते हैं, इस साइन की जो मैंने राउंड किया है, अगर मैंने ये कहा है कि ग्रेटर और इक्वल, तो आप यहाँ पे श्योर तो नहीं हो, आपको पता है यहाँ पे दो रिलेशन बन रहे, एक ग्रेटर का और एक किसका, इक्वल का। क्लियर। ग्रेटर इक्वल का बन रहा है रिलेशन, तो या तो ग्रेटर होगा या तो बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट तो निकल के आता है कि वो लेस तो नहीं होगा। श्योर है कि वो लेस नहीं होगा, ये निकाल दीजिए माइंड से। अगर लेस का रिलेशन है तो वो 100% फॉल्स है, लेकिन इक्वल है तो हमारे लिए डाउटफुल है, और ग्रेटर है तो हमारे लिए डाउटफुल है। क्लियर। तो यानी अगर हम यहाँ पर कोई सिंबल यूज करते हैं कि ए जो है वो ग्रेटर इक्वल है बी के, बी भी जो है वो ग्रेटर इक्वल है किसके, सी के। ठीक है, अब देखो सब चीज का कॉमन साइन यूज हुआ है और एक ही डायरेक्शन में यूज हुआ है, तो अगर हम नीचे आपसे कह दें क्या ए ग्रेटर इक्वल है सी के, अब तो इसके अलावा तो कोई साइन हो नहीं सकता। ठीक है, इसके अलावा कोई साइन नहीं हो सकता, तो आप ये कहोगे कि हाँ ये पॉइंट सही है। अब क्यों सही है इसको मैं और ज्यादा क्लियर कर दूं। भाई अगर हम साइन लेंगे, अगर हम अलग अलग करते हैं चीजों को, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। बात समझ में आया। हम इसी इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इक्वल इक्वल करके। क्लियर। इसी पॉइंट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहो तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्लियर। इसी रिलेशन को हम इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, देखो जो भी रिलेशन हम बनाते जाएंगे वो सिर्फ इन्हीं दो सिंबल का यूज करके। ठीक है, यहाँ पे लेस की कोई बात नहीं आएगी। ठीक है, इन्हीं सिंबल का यूज करके बात करेंगे। तो जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों ही सिंबल यूज हो रहे हैं, तो यानी अगर इन्हीं दोनों के बारे में हम कह सकते हैं, बाकी किसी तीसरे पॉइंट के बारे में हम नहीं कह सकते, इसलिए ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, और जब हमारे किसी भी दो पर्सन या 3 पर्सन के बीच में डबल साइन होता है, तो हम कभी भी सिंगल पॉइंट के बारे में श्योर नहीं होते। फिर से सुनिएगा, डबल रिलेशन दिया हुआ है तो सिंगल रिलेशन के बारे में श्योर नहीं होंगे। यानी अगर हम आपसे कह दें क्या ए ग्रेटर है सी के, तो यहाँ पे श्योरिटी नहीं है, आप कहोगे नो। अगर मैंने कह दिया क्या ए इक्वल है सी के, तब भी आप कहोगे नो, श्योरिटी नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों साइन को हम ले लें कि हाँ इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो यही तो इन मतलब इन दोनों में से तो कोई एक ही रिलेशन बनेगा ना, तो यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, आइदर का केस, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। ठीक है, और अगर हम इन दोनों साइन को एक साथ ले लेते हैं, तो फिर आप कहोगे ये 100% सही है, भाई इन्हीं दोनों में से कोई रिलेशन निकलेगा इसलिए ये सही है, क्योंकि एक साथ यूज हुआ है। अगर हम इसी चीज को अलग अलग लिख दें कि नहीं एक में हमने ग्रेटर लिख दिया और एक में हमने इक्वल लिख दिया, तो यहाँ पर आप कह दो कि ये आइदर मेंटेन करेगा, क्योंकि इनमें से कोई एक साइन होगा। क्लियर है चीज, आई होप ये चीज क्लियर हो गई हो आपको। देखिए सेशन आपका बहुत ही बढ़िया है, जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीजें मैं आपको बता रही हूँ, और ये चीजें आपको किसी भी साइट पे या किसी भी आपको वीडियो या किसी भी इंस्टीट्यूट में सुनने को नहीं मिलेगी। जिस क्लियरिटी के साथ मैं आपको ये पॉइंट बता रही हूँ, सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आपका जो भी आईपीएस का पेपर लगा हुआ है, आप इनइक्वालिटी के पांचों क्वेश्चन 100% श्योरिटी के साथ करके आए। ठीक है, मार्क्स आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, सिलेक्शन आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और मुझे इस सिलेक्शन के इम्पोर्टेंस के बारे में बहुत अच्छे से पता भी है कि सिलेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है। क्लियर। ठीक है, किसी की लाइफ में, क्योंकि ये जो कोविड का पीरियड चला है उसने सबको रियलाइज करा दिया है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो
मेरा फर्ज बनता है ये वीडियो लाने का, सिर्फ यही एम है मेरा कि प्लीज अगर आप लोगों में से कोई भी बच्चा इनइक्वालिटी नहीं समझ पा रहा है तो आई होप मैं उसको अच्छे से समझा सकूं। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं ये अपना जो मुझे जितना पता है वो नॉलेज मैं आपको दे सकूं, ताकि आप इस इनइक्वालिटी को गलत ना करें। और अगर कहीं इस रीजनिंग के इस टॉपिक से आपका सिलेक्शन रुक रहा है तो आई होप आप वो चीज क्लियर कर सकें। ठीक है, देखो अब बात करते हैं सेम इसी सिंबल्स के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर भी देखो डायरेक्ट दो सिंबल यूज हुए हैं और एक ही डायरेक्शन में है, तो रिलेशन हम सिंगल तो नहीं निकाल सकते, लेकिन डबल रिलेशन में हम इसी डबल के बारे में श्योर होंगे, ग्रेटर के बारे में श्योर नहीं होंगे। क्लियर? तो यहाँ पर अगर हम लिख दें कि a लेस देन इक्वल्स टू b, b लेस देन इक्वल्स टू c एंड c लेस देन इक्वल्स टू d। क्लियर? तो आप यहाँ डेफिनेटली कह सकते हो कि a लेस इक्वल c। भाई इन्हीं दोनों में से कोई रिलेशन बनेगा तो ये 100% सही होगा। क्लियर? लेकिन अगर हमने नीचे मेंशन कर दिया क्या a बराबर है c के, तो ये तो आपका 100% है नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पे लेस वाला साइन बाकी है। तो आप कहोगे नो ये तो 50% वाली जानकारी है, तो इसलिए ये क्या होगी? गलत। तो ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर किसी कंक्लूजन में हमने लिख दिया कि a जो है वो लेस है d से, तो ये भी 50% वाली इंफॉर्मेशन है, आप क्या कहोगे? नहीं, गलत है। अगर इसी का दूसरा कंक्लूजन हमने लिख दिया कि a जो है वो लेस देन b है, तो भी आप कहोगे नहीं ये 50% वाली इंफॉर्मेशन है, ये गलत है। तो यहाँ पे नाइदर का केस हो गया कि दोनों ही नहीं फॉलो कर रहे हैं। ऐसी नेक्स्ट अगर हम कंक्लूजन की बात करें, जहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि a जो है वो लेस देन c है, क्लियर, और a यहाँ पर जो है वो इक्वल्स टू c है। ठीक है, अब देखो ये भी 50% है और ये भी 50% है, और एलिमेंट जो है वो हमारे सेम है। भाई ए सी दो ही पर्सन की बात हो रही, ए सी कॉमन पर्सन की, तो इन्हीं दोनों में से कोई रिलेशन होगा। तो यहाँ पर हम कह देंगे या तो आइदर पहला वाला सही होगा या फिर क्या होगा? दूसरा वाला सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आइदर की कंडीशन क्रिएट होती है। क्लियर? यहाँ पर क्लियर है ये चीज, है ना? क्लियर है ये चीज? लेकिन अगर ऐसे ही एक हम आपको कंक्लूजन दे दें कि a जो है वो लेस देन इक्वल्स टू c है, और दूसरा कंक्लूजन आपका दिया हुआ है a जो है वो लेस देन c है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो तो रिलेशन आपके दिए हुए हैं वो आपको a और c का यहाँ पे मिल रहा है। भाई इन्हीं में से कोई रिलेशन होगा तो आप इसको क्या कहोगे? भाई ये सही है। इन्हीं दोनों में से कुछ होगा लेकिन वो एक साथ यूज हुआ है तो हम कह देंगे ये सही है। लेकिन यहाँ पर अभी इक्वल का साइन बाकी है तो हम इसलिए कह देंगे ये हमारे लिए क्या है? गलत है। तो यहाँ पर सिर्फ आपका फर्स्ट फॉलो हो जाएगा। आई होप ये चीज क्लियर हो गई हो। ठीक है, तो सिंबल का यूज समझ में आया। जो सिंगल सिंबल्स हैं, यानी अगर वो जो 100% वाले सिंबल हैं, अगर वो आपके एक ही डायरेक्शन में यूज है तो रिलेशन 100% फाइंड आउट होगा। क्लियर है? वो 100% आपका आंसर देगा। और इक्वल का मतलब क्या है कि हम दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर हम दो पर्सन को बीच में इक्वल का साइन लगा रहे हैं तो कंपैरिजन किसी तीसरे पर्सन से कर रहे हैं तो वो दोनों पर्सन के लिए वो बात सेम होगी। जहां पे डबल रिलेशन है वहां पर कभी भी हम सिंगल रिलेशन के बारे में श्योरिटी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, डबल रिलेशन है तो उन्हीं डबल रिलेशन के बारे में हम बात करेंगे। अगर वो एक साथ यूज हो रहे हैं तो वो 100% सही है, वो अगर अलग अलग यूज हो रहे हैं तो वो आइदर का केस मेंटेन करेंगे। क्लियर? आई होप ये चीज क्लियर हो गई हो। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट, इनडेफिनिट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? इनडेफिनिट का केस है। अब देखो इनडेफिनिट रिलेशन क्या है? इनडेफिनिट का मतलब वो डाउटफुल ही कंडीशन। ठीक है, और डाउटफुल कंडीशन कब आती है? जब सिंबल्स जो हैं वो हमारे सेम डायरेक्शंस में नहीं होते। यानी अभी तक जो हमने केसेस पढ़े हैं वो सेम डायरेक्शन की तरफ पढ़े हैं, यानी सेम डायरेक्शन में सिंबल्स हैं तो हमने उसका आंसर फाइंड आउट किया। लेकिन अगर वही चीजें हमारे वही तीन सिंबल हमारे अपोजिट डायरेक्शन में यूज हो जाते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में यूज होंगे तो डेफिनेट सी बात है हम आंसर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है जहां तक सेम डायरेक्शन तक की बात है वहां तक रिलेशन निकलेगा, और जहां से हमारा अपोजिट डायरेक्शन शुरू हो जाएगा वहां से हमारा रिलेशन फाइंड आउट नहीं होगा। फाइंड आउट ना होने का मतलब है कि वो तीन केस बन जाए अगर आपके ग्रेटर इक्वल लेस के, तब तो आंसर ठीक है। लेकिन अगर जब तक वो केस नहीं बन रहे हैं तब तक हम आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम पहले पॉइंट के बारे में बात करें, आपके यहाँ पे जो पहला पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर अगर हम यहाँ पे मेंबर फिट कर दें, यानी यानी मेंबर लगा दे ए, यहाँ पे मैंने लगा दिया बी, यहाँ पे मैंने कह दिया सी, और यहाँ पे कह दिया डी। समझिएगा पॉइंट को, ए बी से बड़ा है,
बी सी से छोटा है, सी डी से बड़ा है और डी जो है वो ई से छोटा है। तो भाई सिंबल्स तो यहाँ पे अपोजिट है और जहां से हमारे अपोजिट हो रहे हैं वहां रिलेशन फाइंड आउट नहीं होगा। लेकिन हम ए और बी के बारे में श्योर हैं, बी और सी के बारे में श्योर है, सी डी के बारे में श्योर है, डी और ई के बारे में श्योर है, लेकिन ए और सी के बारे में श्योर नहीं है। क्लियर? क्योंकि जब हम ए और सी की बात करेंगे तो सिंबल्स तो ऐसे बन रहे हैं। क्लियर? ऐसी अगर हम बी और डी की बात करें तब भी हम श्योर नहीं है क्योंकि अपोजिट आ गए। ऐसी अगर हम सी और ई की बात करें तब भी हम रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। तो यहाँ पर आप आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते, बस वही आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं जहां पर आपका डेफिनेट दिख रहा है। यानी ए और बी डेफिनेट है तो आप आंसर यही दे सकते हो, बी और सी डेफिनेट है तो आप यही आंसर दे सकते हैं, आप सी और डी है तो आप यही आंसर दे सकते हैं, डी और ई है तो आप यही आंसर दे सकते हैं, लेकिन बी और सी में आप आंसर डेफिनेट नहीं दे सकते। तो अगर हम पहला इक्वेशन लिखते हैं कि क्या ए इक्वल है सी के, तो आप क्या कहेंगे? रॉन्ग। मैंने सेकेंड में कह दिया क्या ए जो है वो बड़ा है सी से, तो भी आप क्या कहोगे? रॉन्ग। क्लियर? तो यहाँ नाइदर का केस क्रिएट होगा। ऐसी नेक्स्ट कंक्लूजन हमने आपको लिख दिया कि ए जो है वो क्या है? ग्रेटर इक्वल है सी के। सेकेंड लिख दिया मैंने क्या ए जो है वो लेस देन है सी के। क्लियर? अब देखो यहाँ पर हम बात करें ए और सी की, तो ए और सी वही वाला केस हो गया कि वॉल के पीछे दो पर्सन खड़े हैं, उनके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पर भी जब नॉलेज नहीं है तो तीन ही चीजें हो सकती हैं। अगर हम हाइट को लें, सैलरी को लें या किसी चीज से भी कंपैरिजन करें, या तो ज्यादा कमाएगा या तो कम कमाएगा या तो बराबर कमाएगा, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। ठीक है? तो इन्हीं तीन में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं उस पर्सन के बारे में। तो जब हम यहाँ पे पर्सन देख रहे हैं सेम है, दो ही पर्सन है और दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पे एक बार उसको ग्रेटर भी बोल दिया है, यहाँ पर उसको एक बार लेस भी बोल दिया है और यहाँ पर उसको इक्वल भी बोल दिया है, तो इसके अलावा तो कोई और साइन तो इनइक्वालिटी में होता नहीं है। क्लियर? तो हम यहाँ पे कहेंगे ये केस किसका मेंटेन हो रहा है? आइदर का, आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई हो। ठीक है? तो बहुत ही इजी है इनइक्वालिटी। सेम ऐसे सिलॉक्स भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूं कि आपको अगर मैं सिलॉक्स पढ़ाऊंगी ना तो आप बहुत ही स्मूथली हर चीज समझ जाओगे, कुछ भी आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा इनइक्वालिटी में। जो आइदर के केस में लोग कंफ्यूज होते हैं कि आइदर लगेगा कि नहीं लगेगा, कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज करें तो आइदर नहीं लगेगा, बहुत सी चीजें हैं, मैं इतने स्मूथली आपको क्लियर कराऊंगी। इस बात की मैं तो गारंटी देती हूँ अगर ये वीडियो मेरा वायरल हो गया ना तो 101% वो आपका सिलॉक्स का जो चैप्टर होगा, जो टॉपिक होगा, वो धमाल मचाएगा 101%। ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं, अगर यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम डाउटफुल रिलेशन। देखिए डाउटफुल रिलेशन वही चीज है जो अभी मैंने आपसे बात करी कि डबल साइन भी डाउटफुल मेंटेन करता है। भाई उसमें तो भी हमारा डाउटफुल मेंटेन हो गया। वहां पर जब हम बात करते हैं, देखिए वहां क्यों डाउटफुल, क्या डाउटफुल कंडीशन है और यहाँ इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है मैं आपको बता दूं। जब हम बात करते हैं ऐसे सिंबल की, यानी अपोजिट सिंबल्स की, ठीक है, तो ये भी डाउटफुल कंडीशन है। किसके किसके बीच में? ए और सी के बीच में। लेकिन यहाँ पर तीन सिंबल्स का होना जरूरी है, तभी हम आइदर का केस लगाएंगे। यानी ए और सी में हमको ग्रेटर भी दिखाना होगा, ए और सी में हमें लेस भी दिखाना होगा और ए और सी में हमें इक्वल भी दिखाना होगा। क्लियर? तभी हम आइदर का केस मेंटेन करेंगे, अदरवाइज कोई और केसेस होगा तो सब नाइदर जाएगा। यहाँ पे श्योरिटी 100% वाली नहीं, यानी ट्रू तो कभी नहीं हो पाएगा। क्लियर? ये चीज आइदर लगेगा या तो नाइदर होगा, 100% ट्रू नहीं होगा। किसके किसके बीच में? ए और सी के बीच में। क्लियर? जब इस तरह के अपोजिट साइन की बात होगी। लेकिन जब हम डबल साइन की बात करेंगे, यहाँ पे क्या डाउटफुल कंडीशन है भाई? जब हमने डबल डबल की बात करी है तो यहाँ पर एक पॉइंट का तो हमें श्योरिटी मिल गई है कि यहाँ पे छोटे वाले की बात होगी ही नहीं। ठीक है? तो एक सिंबल तो चला ही गया, और जब एक सिंबल चला गया तो यही दो सिंबल्स हैं और इन्हीं दो सिंबल्स को हम गारंटेड में लेंगे। यानी अगर दो के बीच में ये साइन होगा तो 100% ट्रू, और इन्हीं साइन को अगर हम अलग अलग लिख दें तो ये आइदर का केस मेंटेन करेंगे। बात क्लियर है? बात क्लियर है ये चीज? ठीक है? तो ये आइदर का केस मेंटेन करेंगे। क्लियर? और यहाँ पर अगर इन तीनों साइन में से कोई एक साइन भी नहीं होगा तो समझ लीजिएगा वो केस नाइदर का होगा, वो आइदर मेंटेन नहीं करेगा। क्लियर? क्लियर है ये चीज?
ठीक है। और यहाँ पर हम बात करें इन दोनों इक्वेशंस की, जो दो इक्वेशन आपको दिख रही है, तो यहाँ पर आपको वो एक साइन के बारे में 100% बता दे रहा है। यहाँ पर भी वो 100% बता रहा है कि लेस वाली कंडीशन नहीं होगी किसी के बीच में, ठीक है। यहाँ पर भी एक शॉर्ट ही दे रहा है कि ग्रेटर वाली कंडीशन कभी भी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे 2 पर्सन के बीच में ग्रेटर इक्वल कह रहा है, और यहाँ पर किसी पर्सन से आपसे लेस इक्वल कह रहा है। क्लियर? तो ये भी आपका सही है और ये भी आपका सही। क्लियर? ठीक है। अब इसको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो आगे हम आपको बताते चलेंगे कि अप्लाई कैसे करना है। सेशन आपको जरूर अच्छा लगेगा, आई होप, क्योंकि ये डाउटफुल चीजें आपके माइंड से निकाल रहा है। अब देखो नेगेटिव रिलेशन की बात करते हैं, ठीक है, ये भी आपके लिए जाना है। सिंबल्स को समझ लीजिए, आपको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। जब हम बात करेंगे इस चीज की, अगर किन्हीं दो एलिमेंट के बीच में मैंने कह दिया कि ए इज नॉट लेस और इक्वल टू बी, तो यहाँ पर आप श्योर हैं, क्योंकि 3 ही सिंबल यूज होते हैं। फिर से मैं बता दूं, ग्रेटर, इक्वल, लेस, तो ना लेस है ना इक्वल है, तो यानी ग्रेटर वाली कंडीशन 100% ट्रू होगी। क्लियर? यहाँ पे बात करें भाई, 3 सिंबल है, 2 सिंबल कट गए, मैंने कहा कि ए जो है वो नॉट इक्वल नॉट ग्रेटर बी है, तो आप श्योरिटी से कहोगे कि भाई एक ही कंडीशन बची है, वो छोटे की है, यानी वो कम कमाता है, उससे छोटा है, ठीक है, उससे कम खाना खाता है, यानी आप कुछ भी कंपेयर करोगे तो ये आप एक 100% लेस की बात करेंगे। लेकिन जैसे नॉट इक्वल की बात करते हैं, तो फिर आपको पता है इनइक्वालिटी 3 सिंबल्स पे बेस्ड है, 2 सिंबल यहाँ बचे, एक ग्रेटर और एक लेस, तो ये डाउटफुल कंडीशन। क्लियर? यहाँ पे आइदर मेंटेन होगा, यानी अगर हमने कह दिया कि ए इज ग्रेटर देन बी, तो आप कहोगे नो। अगर मैंने कह दिया ए इज लेस देन बी, तो आप कहोगे नो। लेकिन हाँ, इन्हीं दोनों में से कोई कंडीशन है, क्योंकि उसने नॉट इक्वल की कंडीशन तो हटा दी, तो यहाँ पर सिर्फ ये 2 कंडीशन के लिए आप क्या लगा दोगे? आइदर का केस। क्लियर? आइदर फर्स्ट और सेकेंड। आई होप ये चीज क्लियर हो गई हो आपको। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी है, लोगों को पता नहीं क्यों इतना टिपिकल लगता है। मेरे ख्याल से वो कायदे से उस चीज को अभी समझ नहीं पाए हैं, लेकिन आई हैव गारंटेड यू कि इसके बाद आपको ये चैप्टर बहुत ही इजी लगने वाला है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, जो फिर 5 क्वेश्चंस आपके लिए मैं दूंगी, देखते हैं उसका आंसर आप क्या देते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में जब भी मैं स्टार्ट करूंगी, तो सबसे पहले इन 5 क्वेश्चन जो मैं एज अ प्रैक्टिस के लिए आपको दूंगी, वो 5 क्वेश्चन के आंसर अगर आपने करेक्टली बता दिए, तो 100% आपको ये टॉपिक समझ में आ गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट भी मैं नहीं कराऊंगी, थर्ड पार्ट भी अभी मैं नहीं कराऊंगी, पहले उन 5 के आंसर्स मुझे चाहिए। कमेंट बॉक्स में मुझे नेक्स्ट टाइम आप आंसर दोगे, नेक्स्ट टाइम नहीं, मतलब इसी वीडियो के बाद आप कमेंट बॉक्स पे आंसर जरूर दीजिएगा कि आपको उस 5 क्वेश्चंस के आंसर आप क्या दे रहे हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में होना चाहिए फ्रेंड्स, जरूर होना चाहिए उसके आंसर्स। ठीक है, अब देखिएगा, अगर पहले स्टेटमेंट की बात करें, जब हम पहले स्टेटमेंट की बात करेंगे, ये आपका पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्लियर? अब आप यहाँ पे नोटिस करो कि सारे सिंबल्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में है। क्लियर? पहला पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए कि सारे सिंबल एक ही डायरेक्शन में, यानी रिलेशन 100% निकलेगा। क्लियर? और 100% वाला साइन है, तो इसी डायरेक्शन का 100% वाला साइन का रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, अगर अपोजिट वाला हो जाएगा तो आंसर फाइंड आउट नहीं होगा। यानी अगर हम आपसे कहें ए बड़ा है डी से, तो भी आप कहोगे 100% ट्रू। ए ग्रेटर है आपका ई से, तब भी आप बोलोगे 100% ट्रू। मैंने कहा ए ग्रेटर है आपका सी से, तब भी आप बोलोगे हाँ, आंसर 100% ट्रू। लेकिन जब इक्वल है नहीं, तो हम कैसे कहते भाई, हम तो श्योर है ना, 100% वाले रिलेशन के बारे में श्योर है ना, तो ये कंडीशन तो 100% गलत। ए लेस देन बी, तो आप कहोगे ये 100% रॉन्ग। मैंने कहा ए इक्वल्स टू ई, तब भी आप कहोगे ये 100% रॉन्ग। ए लेस देन ई, तब भी आप ये क्या कहेंगे, 100% रॉन्ग। मैंने कहा ए इज लेस देन इक्वल्स टू ई, तब भी आप क्या कहोगे, 100% फॉल्स। मैंने कहा ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई, तो भाई यहाँ पर ध्यान दो, इक्वल की बात है, हम जब 100% रिलेशन के बारे में श्योर हैं, तो इक्वल लगा के कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हो, तो ये भी गलत हो गया। क्लियर? तो यहाँ पर आप 100% यही कहेंगे कि ए इज ग्रेटर देन एवरीथिंग, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है उन सब से ए ग्रेटर है। बी के बाद जो भी लिखा है उनसे बी ग्रेटर है, सी के बाद जो भी लिखा है उनसे सी ग्रेटर है। क्लियर है यहाँ पर? आई होप पहले क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया है कि कौन कौन से कंक्लूजन आपके 100% ट्रू होने वाले हैं। ठीक है, बाकी कुछ भी बनेगा वो रॉन्ग हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट इक्वेशन की बात करें, जो नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में देखो अब फिर एक ही डायरेक्शन में सारे सिंबल्स हैं, है ना, एक ही डायरेक्शन में दिए हुए हैं ना। जब एक ही डायरेक्शन में सब दिया हुआ है तो इसका मतलब आप यहाँ पर भी आंसर फाइंड आउट कर लोगे इजीली। लेकिन जिस डायरेक्शन में दिया है आप उसी डायरेक्शन में आंसर निकाल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका वेस्ट की तरफ दिया हुआ है यानी पश्चिम की तरफ, तो आप सारे आंसर पश्चिम वाले ही निकाल पाएंगे। ये आपका ईस्ट का दिया है यानी पूरब की तरफ दिया है, तो आप सारे आंसर पूर्व की तरफ ही फाइंड आउट कर पाएंगे यानी उन्हीं एलिमेंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर मैंने कहा क्या ए बड़ा है ई से, तो ये तो गलत है भाई। ए बड़ा कैसे हो जाएगा, ये तो हमारा ई की तरफ सारे सिंबल्स जा रहे हैं, तो ये 100% रॉन्ग। मैंने कहा ए जो है वो लेस देन डी है, तो भाई सिंबल्स तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, किसकी तरफ, डी की तरफ, तो ये 100% क्या होगा, सही होगा। लेकिन इक्वल क्यों कह दें हम, जब इक्वल की बात ही नहीं की है, तो ये भी क्या होगा, 100% गलत। भाई हम यहाँ पे ग्रेटर की बात क्यों कर दें सी से, जब हमें पता है वो लेस है, तो ये भी गलत होगा। मैंने कहा ए जो है वो ग्रेटर इक्वल है आपका सी से, तो ये भी आपका 100% फॉल्स है। मैंने कहा ए जो है वो लेस देन इक्वल्स टू डी है, तो भाई लेस तो है ये पता है, लेकिन इक्वल लगा के क्यों कंफ्यूजन कर दिया, तो ये भी 100% क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आई होप ये चीज समझ में आई हो आप लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। सबके बीच में इक्वल का साइन है, और जब इक्वल का साइन होता है तो मैंने आपसे क्या बोला था कि इक्वल का साइन होने का मतलब है कि इक्वल का मतलब है हम किसी भी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट से रिप्लेस यानी इंटरचेंज कर सकते हैं, रिप्लेस नहीं कहेंगे, इंटरचेंज कर सकते हैं, और इंटरचेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी अगर मैं ए के प्लेस पे सी लिख दूं, या सी के प्लेस पे ए लिख दूं, बी के प्लेस पे डी लिख दूं, डी के प्लेस पे बी लिख दूं, ई के प्लेस पे बी लिख दूं, बी के प्लेस पे ई लिख दूं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। और अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या ए बराबर है ई के, तो आप क्या कहोगे, 100% ट्रू मैम। बी इक्वल्स टू है डी के, तो आप क्या कहोगे, 100% ट्रू मैम। मैंने कहा सी इक्वल्स टू ई है क्या आप सर, तो आप कहोगे 100% ट्रू सर, सॉरी ट्रू मैम। अब देखो जब मैंने आपसे ये बोला है कि जब 100% वाला साइन यूज होता है तो हम 100% वाले साइन के बारे में ही शॉर्टी देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं कह दूं क्या स ए जो है वो बड़ा है ई से, तो जब आपको पता है 100% कि वो बराबर है तो बड़ा हो ही नहीं सकता, तो ये गलत। मैंने कहा ए जो है क्या छोटा है सी से, तो आप ये भी क्या कहोगे, रॉन्ग। मैंने कहा बी जो है वो बड़ा बराबर है क्या सी से, तो आप क्या कहोगे, भाई सी से बड़ा बराबर, अगर मैंने पूछा तब भी आप क्या कहोगे, रॉन्ग। क्योंकि आप श्योर हो किसके बारे में, इस रिलेशन के बारे में, और जब आप श्योर हो तो डाउटफुल कंडीशन भी गलत है और रॉन्ग कंडीशन तो गलत होगी ही होगी। क्लियर ये चीज, आई होप ये समझ में आया हो। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट को देखो। जब हम फोर्थ स्टेटमेंट की बात करेंगे यानी जब फोर्थ वाला स्टेटमेंट दिया हुआ है, अगर हम इस फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें, ठीक है, आई होप थोड़ा सेशन लेंदी हो रहा है, लेकिन लेंदी तो होगा भाई, क्यों नहीं लेंदी होगा, जब हम आपको इतने अच्छे से समझा रहे हैं हर चीज को, एक एक पॉइंट को, तो लेंदी तो बनता ही है। ठीक है, अब देखो इन दो सिंबल्स को अगर हम कंबाइन करके पूछ लें, अभी तक हमने ग्रेटर की बात करी, लेस की बात करी, इक्वल की बात करी, फोर्थ स्टेटमेंट में मैंने आपका ग्रेटर और इक्वल एक साथ यूज किया है। तो अगर देखो यहाँ तक की बात करें, अब देखो इक्वल का कोई मतलब नहीं है, इक्वल में हम दोनों को एक दूसरे के प्लेस पे लिख सकते हैं, ऐसे डी और ई को एक प्लेस पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। और सिंबल्स अगर हम इन चीजों को हटा दें, भाई इक्वल का तो कोई मतलब नहीं है, तो अगर हम इन सिंबल्स को हटा दें तो हमारे सिंबल्स क्या हैं, अगर इन सिंबल्स को हम हटा दें, सपोज करो ये सिंबल्स नहीं है, क्योंकि बराबर का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये डायरेक्शन हमारा एक ही डायरेक्शन की तरफ है, यानी ये सिंबल्स एक ही डायरेक्शन में, तो रिलेशन 100% निकलेगा। क्लियर। अब हम आपसे कहें क्या ए ग्रेटर है ई के, तो आप क्या कहोगे, 100% ट्रू। मैंने कहा क्या बी ग्रेटर है ई के, तो आप क्या कहोगे, 100% ट्रू। क्लियर ये चीज। देखो इक्वल का कोई मतलब नहीं होता, जहां इक्वल दिया है आप उसको नेगलेक्ट वे में देखिए। ठीक है, अब बी और सी ही इक्वल है, यहाँ पर अगर मैं आपसे कह दूं क्या ए जो है वो सी के बराबर है, तो आप यहाँ पर ये चीज कहोगे नहीं, क्यों, क्योंकि ए बी से बड़ा है लेकिन उसके बराबर नहीं है, खाली बी और सी बराबर है, यानी इन्हीं दोनों को हम आपस में चेंज कर सकते हैं, बाकी किसी के साथ इसको चेंज नहीं कर सकते। सेम ऐसी डी और ई आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, इन्हीं दोनों को हम एक दूसरे से इंटरचेंज कर सकते हैं और किसी के साथ इंटरचेंज नहीं कर सकते। याद रखिए, अगर ए
ग्रेटर बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ए और बी की प्लेस चेंज कर दें। भाई ए और बी की प्लेस अगर आप चेंज करोगे तो यहाँ पर रिलेशन ही आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो आप कह रहे हो ए बड़ा है, तो ए के प्लेस पे हम बी तो लिख नहीं सकते वरना बी बड़ा हो जाएगा। लेकिन ए इक्वल्स टू बी ही एक ऐसा सिंबल होता है इक्वल का, जिसमें हम दोनों की प्लेस आपस में चेंज कर सकते हैं और दिए गए स्टेटमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम बी सी को चेंज कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डी और ई को चेंज कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम ए और सी को चेंज कर दें तो इफेक्ट पड़ जाएगा, ए बी को इंटरचेंज कर दें तो इफेक्ट पड़ जाएगा, डी और सी को इंटरचेंज कर दें तो इफेक्ट पड़ जाएगा, ई और ए को इंटरचेंज कर दें तो इफेक्ट पड़ जाएगा। तो याद रखिए, चाहे इनइक्वालिटी हो, चाहे आपका सीलॉक्स हो, इनमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं ली जाती है जिससे स्टेटमेंट पे इफेक्ट पड़ जाए। क्लियर? ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट ही आपका 100% ट्रू होता है जिसके बिहाफ पर आप अपना कंक्लूजन फाइंड आउट करते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियरली समझ में आई हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम फिफ्थ स्टेटमेंट की। अब यहाँ पर देखिए, इक्वल फिर यूज है, और अगर हम इक्वल को नेगलेक्ट कर दें, यानी इक्वल का साइन अगर हम भूल जाएं, हटा दें, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, हम इन दोनों को एक दूसरे के प्लेस पे यूज कर सकते हैं, तो फिर सिंबल्स हमारे सेम डायरेक्शन में है और फिर हमारा आंसर निकलेगा, क्योंकि 100% वाला साइन यूज हुआ है। तो अगर हम आपसे कहें कि ए जो है वो छोटा है ई से, तो आप कहोगे 100% ट्रू। मैंने कहा क्या बी छोटा है ई से, तब भी आप कहोगे 100% ट्रू। मैंने आपसे कहा क्या मैम सी छोटा है ई से, तो आप कहोगे 100% ट्रू। क्लियर है? यानी अगर मैं आपसे कहूँ क्या ए बराबर है ई के, तो आप क्या कहोगे 100% फॉल्स। मैंने आपसे कहा क्या सर ए बड़ा है ई से, तब भी आप कहोगे 100% फॉल्स। मैंने आपसे कहा कि सर ए बड़ा बराबर है ई के, तब भी आप बोलोगे 100% फॉल्स। बात समझ में आ रही है? तो 100% साइन अगर दिया हुआ है तो उसी 100% साइन के बारे में श्योरिटी होंगे, बाकी किसी भी साइन के बारे में श्योरिटी नहीं है। ठीक है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट 6 की, यानी 6 स्टेटमेंट क्या कह रहा है आपका। अब 6 स्टेटमेंट में आपका इक्वल का साइन तो यूज है नहीं, और जब इक्वल का साइन यूज नहीं है तो हम किसी को किसी के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते, यानी किसी की भी प्लेस आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे इंटरचेंज करोगे तो इफेक्ट पड़ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, जहां से सिंबल एक डायरेक्शन तक है वहां तक तो रिलेशन निकलेगा। भाई यहाँ पर हमारा एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो हम अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ की बात करें तो यहाँ तक भी हमारा एक ही डायरेक्शन में जा रहा है और हमारा आंसर फाइंड आउट होगा। लेकिन जैसे ही हम इन दोनों की बात करते हैं तो यहाँ पे साइन हमारे अपोजिट हो गए हैं, यानी रिलेशन यहाँ पर फाइंड आउट नहीं होगा। ठीक है, तो जहां से अपोजिट साइन हो रहे हैं वहां से रिलेशन फाइंड आउट नहीं होगा। क्लियर? अब अगर कोई कंक्लूजन पूछा जा रहा है आपसे, ए इज 6 की बात कर रहे हैं हम, ये ध्यान रखिएगा, ए इज ग्रेटर देन सी, तो आप अपने स्टेटमेंट में देखो एक ही डायरेक्शन में है, कोई इंटरचेंज मतलब कोई अपोजिट साइन नहीं, तो ये 100% क्या है, ट्रू है। E इज ग्रेटर देन C, तो यहाँ पर भी ध्यान देखो एक ही डायरेक्शन में 100% वाला साइन है, तो ये भी सही है। क्लियर? इक्वल की बात करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि भाई इक्वल के बारे में तो कहा ही नहीं गया है, इक्वल तो यहाँ पर है ही नहीं। और हम ए और बी की बात करें तो यहाँ पे श्योर हमें पता है कि ए बी से बड़ा है, तो ये तो 100% फॉल्स। ठीक है, ए को अगर हम बराबर सी के कह दें तो ये भी आप कहोगे 100% फॉल्स। ए को अगर हम छोटा कह दें सी से, तो भी आप क्या कहोगे 100% फॉल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ तक तो साइन हमें एक ही डायरेक्शन में दिख रहा है, तो यहाँ पे 100% वाला आंसर फाइंड आउट होगा। क्लियर? सेम ऐसी डी से ई की बात करें तो एक ही डायरेक्शन में साइन है, तो आंसर निकलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम उन दो एलिमेंट्स को ले लें जिनके बीच में अपोजिट साइन आ जा रहा है, तो याद रखिए आंसर फाइंड आउट नहीं होगा। और जब आंसर फाइंड आउट नहीं होगा तो आपको उन्हीं 3 सिंबल्स की जरूरत है। यहाँ पर वही वाला केस हो गया कि 2 पर्सन है और वॉल के पीछे खड़े हैं, और मैं आप कहोगे कि बार बार मैम यही एग्जाम्पल यूज कर रही हैं, तो क्या करें, आपको इसी एग्जाम्पल से समझ में आएगा इसलिए यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो 2 मेंबर है जो वॉल के पीछे खड़े हुए हैं और आपको उनके बारे में नहीं पता है। कंपैरिजन करना है किन्हीं भी 2 चीज के बीच में, चाहे वो हाइट को लेकर हो, चाहे वो सैलरी को लेकर हो, चाहे वो उनके फूड के मतलब ईटिंग के रिस्पेक्ट में हो, यानी वो बहुत खाते हैं या जो भी हो, जिसके बीच में भी आप कंपैरिजन करना चाहो। तो हम यहाँ से ए और डी के बारे तक बात करते हैं, तो ए और डी तक हमारा अपोजिट साइन आ गया बीच में, तो कन्फर्मली आप कह सकते हो कि ए को अगर हम डी से बड़ा कहेंगे तो आप क्या कहोगे, गलत। मैंने कहा ए बराबर है डी के, तो भी आप क्या कहोगे, रॉन्ग।
मैंने आपसे कहा क्या ए लेस है डी के, तब भी आप कहोगे नहीं। लेकिन अगर इन तीनों को हम एक साथ पूछ लें आपसे, तो भाई तीनों साइन इनइक्वालिटी में तीन ही साइन का यूज है, ग्रेटर, लेस और इक्वल। तो यहाँ पे तीन जब साइन हो गए तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, भाई आइदर का केस हो सकता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं तीन में से कोई रिलेशन बनेगा ए और डी के बीच में। ठीक है, क्लियर है ये चीज? समझ में आया? भाई समझ में आया तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, थम्स अप वम्स अप कर दीजिएगा जो भी समझ में आए। क्लियर? अब देखो मैंने लिख दिया, पहला कंक्लूजन आपको बता दिया इस तरीके से कि पहला पॉइंट आपका दे दिया कि ए इज ग्रेटर इक्वल डी। तो भाई आप अभी तो नहीं कहोगे श्योर। क्यों नहीं कहोगे? क्योंकि ये वही दो पर्सन है जो वॉल के पीछे खड़े हुए हैं और तीन चीजें होनी चाहिए तभी हम श्योरिटी बता पाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो अभी भी डाउटफुल कंडीशन है और दूसरे में मैंने लिख दिया कि वो लेस देन डी है। क्लियर? तो फिर तीन सिंबल यूज हो गए उन तीन दोनों एलिमेंट, उन दोनों पर्सन के बीच में। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे, भाई ये आइदर का केस बनाएगा, तो आइदर वाला आंसर हमारा सही होगा। क्लियर? और अगर सपोज यहाँ पे मैंने ये ना यूज करके, क्लियर, मैंने ये यूज ना किया होता और यहाँ पे इक्वल लगाकर मैंने दे दिया होता, क्लियर, यानी मैंने यहाँ इक्वल और डी लिख दिया होता, तो अभी भी देखो वो साइन बचा हुआ है लेस वाला। तो ये केस क्या बनेगा, नाइदर का केस बनेगा। ना तो पहला फॉलो करेगा ना ही दूसरा, यानी दोनों ही गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी वो तीसरा साइन यहाँ बाकी है। क्लियर? आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, चीजें समझ में आ रही हो। आपको समझ में आ गया तो मेरा ये वीडियो बनाना भी सफल हो गया। ठीक है, नाउ बात करते हैं 7th पॉइंट की। आपको 7th पॉइंट समझा दें। भाई यहाँ पर देखो ए से लेके डी तक की अगर हम बात करें तो इक्वल यूज हुआ है। मैंने इक्वल के बारे में बताया, भाई इक्वल का कोई मतलब नहीं है। इक्वल का मतलब दोनों को हम एक दूसरे के प्लेस पे लिख सकते हैं। क्लियर? और यहाँ तक साइन जो है वो एक ही डायरेक्शन में है, तो ए से डी तक आप आंसर निकाल सकते हो, डेफिनेट आंसर निकल सकता है। लेकिन जैसे ही डी की बात करेंगे तो अपोजिट साइन आ गया डी और ई के बीच में, यानी ए से ई के बीच में हम रिलेशन डेफिनेट फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्लियर? आई होप ये चीज क्लियर हो गया हो आपको। ठीक है, तो ई और डी के बीच में हम रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्लियर? अब देखो अगर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, कंक्लूजन पूछा जाता है क्या ए लेस देन सी है, तो आप 100% कहोगे। क्या ए, भाई सी किसके बराबर है, डी के, तो हम यहाँ कहते ए इज लेस देन डी, तो आप क्या कहोगे, 100% ट्रू। बी इज लेस देन डी, तब भी आप कहोगे 100% ट्रू। लेकिन अगर हम आपसे कह दें क्या ए लेस देन ई है, तो आपको पता है ए और ई तक जाने के लिए अपोजिट साइन का सामना करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हमारा क्या है, गलत है। क्लियर है ये चीज? समझ में आया ये चीज? आई होप ये चीज क्लियरली समझ में आया हो। लास्ट 7th वाला इक्वेशन है, आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया हो। ठीक है, तो लास्ट वाले पॉइंट से आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी कि जहां पर अपोजिट साइन आएगा वहां पे रिलेशन फाइंड आउट नहीं होगा। और जब रिलेशन फाइंड आउट नहीं होगा तो तीन सिंबल्स का होना जरूरी है उन दोनों पर्सन के बारे में हमें आंसर देने के लिए। यानी अगर हम एक इक्वेशन में कह दे इज लेस देन ई, ठीक है, दूसरे में कह दे ए इज लेस देन इक्वल्स टू ई, तो आप यहाँ पे कहोगे ये आइदर का केस मेंटेन करेगा। क्यों? क्योंकि ए और ई तक जाने के लिए अपोजिट साइन आ रहे हैं। अपोजिट साइन आ रहे हैं तो वो तीन सिंबल्स होना जरूरी है, तभी हम आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे ए ग्रेटर है, फिर एक ए बार छोटा है और एक बार बराबर है, तो आइदर का केस मेंटेन करेगा। क्लियर? लेकिन अगर यहाँ पर हम कह दे ए इक्वल्स टू ई और दूसरे में लिख दे ए इज ग्रेटर देन ई, तो हम आंसर कहेंगे ये नाइदर का केस है। ये दोनों नाइदर का केस है। क्यों नाइदर का केस है? क्योंकि यहाँ पर अभी लेस वाली कंडीशन बाकी है। आई होप ये चीज आपको समझ में आया हो। ठीक है, तो बस आप इक्वेशंस को समझ जाइए, सिंबल्स के गेम को समझ जाइए, तो आप कोई भी आंसर 100% फाइंड आउट कर सकते हैं। और मैं श्योरिटी देती हूँ कि किसी भी एग्जाम में आपको इतना सा भी डाउट नहीं आएगा कि आप इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब देखो डबल सिंबल्स है। डबल सिंबल्स का भी वही गेम है। मैं बहुत जल्दी जल्दी बता दूं क्योंकि आगे और भी चीजें हैं, पार्ट 2 पार्ट 3 बताना आपको है नेक्स्ट जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगी। अब यहाँ पर जब हम बात करेंगे डबल सिंबल की, ठीक है, देखो डबल सिंबल में मैंने आपको बताया कि डबल सिंबल में भी ये जरूरी है कि सिंबल एक ही डायरेक्शन में है कि नहीं। अब एक ही डायरेक्शन में सारे सिंबल्स हैं और तो आपको ये श्योरिटी हो गई है कि यहाँ पे लेस वाली तो कोई बात ही नहीं होगी। क्लियर? लेस वाली बात होगी तो वो 100% फॉल्स होगा क्योंकि डायरेक्शन एक ही लाइन में है। और एक ही लाइन में होने के साथ साथ ये डबल सिंबल है। डबल सिंबल का मतलब है हम सिंगल रिलेशन के बारे में श्योर नहीं होंगे।
और सिंगल रिलेशन के बारे में श्योर नहीं होंगे तो कन्फर्मली आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ए बड़ा होगा बी से और ए बराबर होगा बी के। कोई भी हम दो पर्सन्स का अगर बीच में कंपैरिजन ले रहे हैं तो इन्हीं दो साइन का यूज होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल का। अलग अलग यूज होगा तो आइदर का केस मेंटेन करेगा, एक साथ यूज होगा तो सही होगा, और इसके अलावा कोई भी रिलेशन होगा तो वो 100% फॉल्स होगा। ठीक है, अब ए से सी तक हम कुछ भी यूज कर लें, यानी हम कह दें कि ए जो है वो आपका ग्रेटर, जैसे मैंने कह दिया कि ए जो है वो ग्रेटर है ई के, तो आप नहीं आंसर दोगे, कहोगे नहीं अभी नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर यहीं पे मैं इक्वल लगा दूं तो आप कहोगे क्या ये चीज सही हो गई। क्लियर। और इन्हीं दोनों को अगर मैं अलग अलग लिख दूं तो आप आइदर का केस बनाओगे। यहाँ मैंने कह दिया ग्रेटर और यहाँ पे मैंने कह दिया बराबर, तो आप कहोगे ये आइदर का केस है मैम। क्लियर। लेकिन अगर मैंने दूसरे में लिख दिया कि ए इज लेस देन ई और ए इज बराबर किसके है ई के, तो ये केस किसका बनेगा, नाइदर का। क्यों नाइदर का, क्योंकि हमने बताया कि जब ग्रेटर इक्वल एक ही दिशा में है तो आपका लेस वाला केस क्या होता है, रॉन्ग। तो ये तो 100% फॉल्स। क्लियर है। सेम चीजें आपकी नेक्स्ट टू में भी यूज हुई हैं, थर्ड में भी यूज हुई हैं। आई होप ये चीजें आपको क्लियरली समझ में आ गई हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट पॉइंट, देखो इस चीज को अच्छे से करिएगा, प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ये टॉपिक, ये वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। बस 10 क्वेश्चन, मिनिमम 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा किसी भी बुक को उठा के, किसी भी राइटर की, किसी भी इंस्टीट्यूट की। मुझे मेरा काम समझाना था, जो मैंने आपको समझा दिया। आप किसी भी इंस्टीट्यूट की, किसी भी राइटर की बुक ले लीजिएगा, इनइक्वालिटी के जो सिंपल जनरल क्वेश्चन होते हैं बस उसे सॉल्व करके देखिएगा। श्योरिटी आपको कोई भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, एक ही डायरेक्शन में है तो आंसर फाइंड आउट होगा, लेकिन सिर्फ इसी साइन को लेकर। लेस वाला साइन, ग्रेटर वाला साइन 100% फॉल्स होगा। यहाँ पे दो सिंबल्स की बात करें तो इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इनका जब कोई मतलब नहीं है तो ये इक्वेशन आपके पहले इक्वेशन की तरह हो गई, यानी थर्ड वाला पहले की तरह हो गया, तो सेम वही रूल्स यहाँ भी फॉलो होगा। फोर्थ वाले की बात करें, फिर आप इक्वल को हटा दीजिए। अगर आप इक्वल को हटा देंगे तो फिर ये वाला केस आपका सेकंड वाले केस की तरह हो गया। तो जो भी चीजें मैंने सेकंड में बताई वो सेम एप्लीकेबल है आपकी फोर्थ में भी। क्लियर। अब बात करते हैं आपका फिफ्थ पॉइंट पे। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट पे ध्यान रखिए, जब हम फिफ्थ पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पे अपोजिट साइन यूज हुए। क्लियर। और जब अपोजिट साइन यूज होते हैं तो आपको पता होता है कि रिलेशन हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, और जब रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते तो उन दो के बीच में वो तीन साइन होना जरूरी है। और अगर ये तीन साइन मिलते हैं तो वो हम आइदर का केस लगाएंगे, और अगर ये तीन साइन नहीं मिलते हैं तो वो सीधे नाइदर का केस फॉलो करेगा। क्लियर। आई होप ये चीज क्लियर हो गई हो। ठीक है, सेम कंडीशन आपका सिक्स के साथ भी है। आई होप सिक्स वाला भी आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, अब सिक्स में आप ध्यान दीजिए, जहां तक आपके सिंबल्स एक ही डायरेक्शन में होंगे वहां तक आपका 100% डेफिनेट आंसर निकलेगा। क्लियर। लेकिन जहां से अपोजिट हो जाएगा वहां आंसर फाइंड आउट नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो, ए को अगर हम कह दे बड़ा है तो आप यहाँ पर कहोगे नहीं, सिर्फ बड़ा नहीं है, वहां पे इक्वल भी होना जरूरी है, तभी हम आंसर दे सकते हैं। क्लियर, क्योंकि इक्वल का तो मतलब है नहीं, और यहाँ डबल साइन है, और जब डबल साइन होता है तो हम सिंगल साइन के बारे में श्योर नहीं होते, वहां डबल रिलेशन के बारे में ही श्योर होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इक्वल भी लगा दें तो ये 100% ट्रू है। लेकिन अगर हम सिंगल रिलेशन की बात करें, ए बराबर है डी के, तो आप कहोगे नो। और अगर हम ए को कह दें कि वो ग्रेटर है डी के, तब भी क्या होगा, नो। लेकिन अब आपको ये पता है कि बस यही दो रिलेशन ही होंगे यहाँ पर, तो ये केस बना लेगा किसका, आइदर का। आई होप ये चीज क्लियर हो गई हो। ठीक है, सेम नीचे वाला आपका लास्ट इक्वेशन है, लेस 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 इक्वल। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ तक तो आपका इक्वेशन सेम है, यानी यहाँ तक की इक्वेशन आपकी सेम है, तो यहाँ तक तो आंसर फाइंड आउट होगा। लेकिन इसके बाद आप आंसर फिर डाउटफुल हो जाएगा, यहाँ पे फिर तीन केस की जरूरत होगी आपका आइदर का केस बनाने के लिए, अदरवाइज सारे केस नाइदर में जाएंगे। क्लियर, क्लियर है ये चीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए डबल साइन, सेम वही चीजें यहाँ पर भी यूज हैं। ठीक है, लेकिन जो एक पॉइंट आपको बताना रह गया है वो मैं आपको बता दूं, कि जब भी आपका तीनों साइन यूज हो रहा है, ठीक है, देखो यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पे सब एक ही डायरेक्शन में है और तीनों साइन यूज हो रहे हैं, तो आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसे देंगे, भाई बड़ा वाला सबसे इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ये आपका 100% इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो बड़ा बता रहा है। क्लियर? ये 3 साइन यूज हुए हैं, तो आप इसको तो 100% मानोगे। इसको क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि ये तो बराबर है, दोनों को हम एक दूसरे के प्लेस पे लिख सकते हैं और ये आपका 50-50 वाला केस है, इसलिए इसको आप सेकेंडरी बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका ग्रेटर वाला पार्ट भी छुपा हुआ है। तो अगर हम एक ऐसे सिंबल की बात करें जो सब में यूज है, यानी तीनों में यूज हो रहा है, भाई इसका तो कोई मतलब नहीं है, इसको तो हटा दीजिए। अगर इस पे हम बात करें तो इसमें कौन सा कॉमन साइन है, यानी ग्रेटर का कॉमन साइन है, तो ये आंसर आपका 100% सही रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? कैसे, इस चीज को मैं समझा दूं। जैसे कि इस वाले लास्ट वाले 6 में, है ना, ये जो 6 पॉइंट है, इसमें देखिए यहां से यहां तक की बात करें, ठीक है, लास्ट वाले की अगर हम बात करें 6 वाले की, तो यहां पर एक चीज बस नोटिस करिएगा कि जब हम ए से डी तक की बात कर रहे हैं, क्लियर, कहां से ए से डी तक की बात कर रहे हैं, तो ए से डी तक में इक्वल का तो कोई मतलब नहीं है, मैंने जैसे आपको बताया ई तक। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा साइन है जो आपको सब जगह दिख रहा है? इक्वल को हटा दीजिए, ठीक है, इक्वल का कोई मतलब नहीं। तो आपको दिख रहा होगा कि ये ग्रेटर वाला साइन, यानी अगर हम आपसे कहें कि ए ग्रेटर है आपका ई के, तो आप यहाँ पे कहोगे सही है। क्यों? क्योंकि इस पूरे रिलेशन में इक्वल का कोई मतलब नहीं है। तो जब इक्वल का कोई मतलब नहीं है तो ग्रेटर वाला साइन हुआ, और ग्रेटर वाला साइन एक ही डायरेक्शन में है, तो आप कहोगे ये चीज हमारे लिए सही। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अपोजिट साइन है तो रिलेशन नहीं फाइंड आउट होगा। जहां अपोजिट साइन आता है तो तीनों सिंबल्स का होना जरूरी है। क्लियर? वहां पे आइदर केस बनाओगे, अदरवाइज नाइदर का केस जाएगा। आई होप ये चीज क्लियर हो गई हो। ठीक है, तो याद रखिएगा, इनइक्वालिटी में कोई भी डाउट हो, कोई भी ऐसी इक्वेशन हो जो ना समझ में आई हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं उसी के ऊपर बना दूंगी कि हाँ यहाँ पर ये पॉइंट सही होने चाहिए और क्यों सही होंगे ये भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो ये चीज समझ गए आप। नॉट इक्वल का केस मैं अभी नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताऊंगी? पहले जनरल केस को समझ लीजिए। नॉट इक्वल के केस मैं आपको नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करते समय बता दूंगी। ठीक है, सिंबल्स के बारे में आप समझ गए हो, आई होप ये आप कर भी ले जाओगे। ठीक है, अगर सपोज कोई ऐसे आपके पास क्वेश्चंस पड़े हुए हैं जहाँ नॉट इक्वल का केस यूज हुआ हो, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉट इक्वल का मतलब पहले ही मैं समझा चुकी हूँ कि नॉट इक्वल है तो इक्वल तो नहीं होगा, लेकिन ये दो साइन होंगे। क्लियर? क्लियर? ये दो साइन होंगे और जब ये दो साइन है और वो अपोजिट हैं, तो आप इन्हीं दो साइन के बारे में शॉर्ट ही यहाँ पर दोगे। किसके किसके बीच में? बी और सी के बीच में। लेकिन अगर हम ए और सी की बात करें तो ए और सी के बारे में हम श्योर नहीं हो सकते। क्लियर? क्यों? क्योंकि हमारा ग्रेटर और दो लेस का साइन यहाँ पे बचा हुआ है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इक्वल के जब हम बात करते हैं तो ए इक्वल्स टू बी और बी इक्वल्स टू सी अगर लिखा है, तो हम ये तो इजीली कह सकते हैं कि हाँ ए इक्वल्स टू सी भी होगा। क्लियर? लेकिन अगर हम नॉट इक्वल का साइन लगा दें, क्लियर, तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर हम ए को सी के नॉट इक्वल कभी भी नहीं कह सकते। क्लियर? क्यों? क्योंकि ए जो है वो सी के नॉट इक्वल है, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि ए और सी के लिए तो हमारे बारे में कोई बात नहीं की गई है। तो ए और सी के लिए तो तीनों साइन होने चाहिए भाई, ग्रेटर का भी, लेस का भी और इक्वल का भी। क्लियर? तो अगर कोई कंक्लूजन लिखा हुआ है ए इज नॉट इक्वल टू सी, तो ये आप क्या कहोगे? रॉन्ग, सही नहीं हो सकता। लेकिन इक्वल का साइन है तीनों के बीच में और आपसे ए इक्वल टू सी पूछा जाएगा, तो आप ये चीज क्या कहेंगे? 100% ट्रू। आई होप ये चीज आपको क्लियरली समझ में आई हो। ठीक है, तो अब देखिए बात करते हैं, आई होप ये चीज समझ में आ गया हो। बहुत ही इजीली हर चीज आपको रिमाइंड करा दी गई है। मैंने दोबारा फिर से रिकॉल करा दिया है कि ये चीजें इस पॉइंट का है, यानी नॉट इक्वल का यूज होगा तो क्या होगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप सभी के लिए प्रैक्टिस है। नेक्स्ट सेशन में मैं जरूर पूछूंगी कि आपका आंसर क्या आया। देखिए एग्जाम में जब हम बात करते हैं जनरल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपका एक स्टेटमेंट दिया होता है और दो कंक्लूजन दिए होते हैं, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। स्टेटमेंट आपका ध्यान रखिएगा, जो भी स्टेटमेंट दिया है वो आपका किसी तरीके का भी हो सकता है, किसी भी तरीके का मतलब है वो ये भी पूछा जा सकता है कि वो टू स्टेटमेंट बेस्ड है कि थ्री स्टेटमेंट बेस्ड है। जैसे यहाँ पर जो इक्वेशन हम ले रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि वो स्टेटमेंट
जैसे यहाँ पे तो अभी स्टेटमेंट मैंने दिया नहीं है, मैं तो अभी यहाँ पे आपको एक डायरेक्शन की बात कर रही हूँ, तो 2 स्टेटमेंट बेस्ड भी हो सकता है, 3 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट जैसा भी हो, 2 कंक्लूज़न आपके दिए गए हैं। पहला सही होगा तो आइदर वाला मार्क करोगे, मैं सॉरी पहला सही होगा, सिर्फ़ पहला 100% सही होगा आपका, तो आप ओनली फर्स्ट फॉलो करेंगे, क्लियर? सेकंड सही होगा आपका तो ओनली सेकंड फॉलो, आइदर केस बनेगा तो आइदर वाला केस, नाइदर होगा तो ये, और बोथ फॉलो करेगा तो आप बोथ फिफ्थ मार्क करेंगे। तो ये आपका आंसर मार्क करने का तरीका होता है, क्लियर? ठीक है, फर्स्ट ट्रू है तो फर्स्ट मार्क करेंगे, सेकंड ट्रू है तो सेकंड मार्क करेंगे, दोनों नहीं ट्रू है लेकिन आइदर मेंटेन कर रहे हैं वही 3 साइन के अकॉर्डिंगली, तो आप थर्ड मार्क करोगे। नाइदर कब मार्क करोगे? जब आइदर का केस नहीं बन रहा है और पहला भी सही नहीं है, दूसरा भी सही नहीं है, तो नाइदर मार्क करेंगे। दोनों सही हो रहे हैं तो आप फिफ्थ मार्क करेंगे। आई होप ये चीज आपको क्लियरली समझ में आई हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? ये आपका स्टेटमेंट है, क्लियर? स्टेटमेंट को कंबाइन करना भी आना चाहिए, ठीक है? यहाँ देखिए मैं आपको कंबाइन करना सिखा दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी तो ऐसा होता है कि इक्वेशन कंबाइंड दी होती है लेकिन जब कंबाइंड नहीं दी होगी तो आप कैसे कंबाइन करेंगे, ठीक है? देखो पहला बात करें तो आप पहला पॉइंट लिख लो, ए बराबर है डी के, क्लियर? डी लेस किसके है? बी के। अब आप ढूंढो कि नेक्स्ट किसी इक्वेशन में ए डी बी यूज हुआ हो, तो सेकंड में तो है नहीं लेकिन थर्ड में है। थर्ड में क्या है? डी बराबर किसके है? जी के। तो डी जब जी के बराबर है तो भाई हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लो मैंने लिख लिया, क्लियर? भाई जब डी ए डी के बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है ए जी के भी बराबर होगा, मैंने लिख लिया। फिर क्या कह रहा है? जी जो है वो बड़ा किससे है? आर से, मैंने आर भी मेंशन कर लिया, क्लियर? अब यहाँ जी है वो लेस देन के है, ठीक है? जैसा कि आप स्टेटमेंट में देख रहे हैं, है किससे? के से, और के बराबर है एक्स के, ठीक है? अब ये आपकी पूरी इक्वेशन कंबाइंड हो गई, क्लियर? कंबाइंड हो गई तो सेम वही प्रोसेस लगाओगे जो अभी तक मैंने आपको बताया है, और वो प्रोसेस ही लगा के आप अपने इन 5, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, इन 3 क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करेंगे। आई होप ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर अपना मेंशन करिएगा। कैसे मेंशन करेंगे? पहला सही होगा तो फर्स्ट की तरह मार्क करेंगे, सेकंड सही होगा तो सेकंड की तरह मार्क करेंगे, दोनों सही होगा तो फिफ्थ ऑप्शन मार्क करोगे, आइदर का केस बनेगा तो आप थर्ड ऑप्शन मार्क करेंगे, नाइदर का केस होगा तो यू कैन गो विद फोर्थ ऑप्शन, क्लियर? इसी तरीके से आपको अपना आंसर मार्क करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, यानी नेक्स्ट इक्वेशन कौन सी है आपकी? ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे भी आपको कंबाइन करना है और फोर्थ और फिफ्थ के आंसर कमेंट बॉक्स में मिलने चाहिए, ठीक है? थैंक यू सो मच। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।